पड़ गई। सू चेन के गुरु अपनी छोटी बहन को बहुत पसंद करते हैं, है ना? तुम मुझे मुसीबत में डालना चाहते हो, है ना? तो फिर अपनी छोटी बहन के गुर्दे के साथ धोखा करने के लिए मुझे दोष मत देना। खाना पहले ही परोसा जा चुका था। जू हाओ ने लुओ क्विंगजियान को बैठने का इशारा किया। उसने चुपके से किडनी को धोखा देने की क्षमता को सक्रिय कर दिया। लुओ किंगजियान चलकर पास आए और अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से उसने तुरंत महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। उसने देखा कि जू हाओ की यांग ऊर्जा फिर से विस्फोटित होने के संकेत दे रही थी। सू चेन और उसके गुरु के पहले के शब्दों के कारण लुओ किंगजियान पहले से ही दुविधा में था। उसे जू हाओ के प्रति अपराध बोध महसूस हुआ। वह सोच रही थी कि गलती की भरपाई कैसे की जाए और क्या यह अवसर उसके सामने नहीं आ गया। बड़े भाई, मैं आपकी मदद करूंगा। लुओ किंगजियान ने अपनी मासूम आंखों से पलकें झपकाईं। उसने गंभीर भाव से कहा, जैसे कि वह किसी बहुत ही सामान्य विषय पर बात कर रही हो। उस समय उसे यह नहीं पता था कि वह क्या करने वाली है। कोई बात नहीं छोटी बहन, चलो पहले खाना खा लेते हैं। जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो मैं हमेशा अपना आपा खो देता हूँ। छोटी बहन का आकर्षण बहुत ही जबरदस्त है। खाना खाना जरूरी नहीं है, आपका शरीर ही मायने रखता है। लुओ किंगजियान ने गंभीरता से बोलना जारी रखा। इस तरह के मामले में देरी नहीं की जा सकती। जितनी जल्दी इसका समाधान हो जाए उतना ही अच्छा है। ये मुझे बहुत शर्म आ रही है। मुझे फिर से छोटी बहन को परेशान करना पड़ेगा। जू हाओ ने असहजता से कहा, कभी कोई परेशानी नहीं। लुओ क्विंगजियान ने कहा। वह आदत के अनुसार घुटने टेकने लगी, लेकिन जू हाओ ने उसे रोक दिया। अभी उसका समय नहीं आया है। पहले खाना खा लेते हैं। खाना खाने से मुझे मदद भी मिलेगी। लुओ किंगजियान ने अपनी मासूम आंखों से पलकें झपकाईं। क्या इसे करने का कोई तरीका है? सू चेन और उसके गुरु बाहर इंतजार कर रहे थे। उन्होंने सूरज डूबने तक इंतजार किया। दुनिया अंधेरे में डूब गई। शहर की बत्तियां जगमगा उठी, जिससे रात का आकाश रोशन हो गया। बूढ़ा आदमी अधीर था और अपने आप से कुछ बुदबुदा रहा था। खाना खाने में इतना समय क्यों लग रहा है? क्या वे चुपके से पीछे के दरवाजे से निकल गए होंगे? पास ही खड़े सू चेन को इस बात का और भी यकीन हो गया कि वे दोनों अंदर क्या कर रहे थे। वह अपने गुरु को खुद से बात करते हुए सुन रहा था। उसने कई बार बोलने की इच्छा से अपना मुंह खोला, लेकिन फिर रुक गया। वह अपने गुरु को बताना चाहता था, आपकी प्यारी छोटी बहन शायद, लेकिन उसे इस बात का भी डर था कि उसका गुरु इस झटके को सहन नहीं कर पाएगा। अगर वह गुस्से में आकर अंदर घुस गया और उसने जू हाओ को पूरी तरह से क्रोधित कर दिया। अगर उसे एक ही थप्पड़ से बुझा दिया जाए तो यह अच्छा नहीं होगा, और न ही वह उसे जाने के लिए मना सका। बूढ़ा व्यक्ति उन दोनों के बाहर आने का इंतजार करने और लुओ किंगजियान को मनाने की कोशिश करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। उस कमीने जू हाओ से दूर रहना। वह इंतजार करता रहा। अंततः लगभग 3 घंटे बाद लुओ किंगजियान और जू हाओ प्राइवेट रेस्टोरेंट से बाहर निकले। जू हाओ तरोताजा दिख रहा था। लुओ किंगजियान हमेशा की तरह ही शालीन और सहज थी। बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा। सू चेन उसे रोक नहीं सका। कुछ कदम चलने के बाद वह रुक गया। उसे सू चेन नहीं रोक रहा था, बल्कि बूढ़ा आदमी खुद को रोक रहा था। उसकी आंखें खाली निगाहों से लुओ किंगजियान को घूर रही थी। भले ही लुओ किंगजियान शांत दिख रही थी, वास्तव में लुओ किंगजियान को सचमुच कुछ भी गलत नहीं लग रहा था। वह बस अपने बड़े भाई की मदद कर रही थी, लेकिन उसके शरीर की प्रतिक्रियाएं झूठ नहीं बोल सकती थीं। उसकी त्वचा पर हल्की गुलाबी चमक थी, गाल थोड़े लाल थे और उसकी बाहों के बीच वसंत जैसी मोहकता झलक रही थी। कोई भी सामान्य व्यक्ति बता सकता था कि क्या हुआ था, है ना? विशेषकर वह वृद्ध व्यक्ति जो पवित्र हाथ वाले दिव्य चिकित्सक के रूप में जाना जाता था। इस समय उसका दिमाग बिल्कुल खाली था। वह वहीं अवाक खड़ा रहा। छोटी बहन कितनी पवित्र और मासूम। उनकी शख्सियत की वजह से ही उनमें एक अलौकिक दिव्य आभा विकसित हुई थी। अब उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसे इसकी सख्त जरूरत थी। जू हाओ के साथ होना एक अलग बात थी, लेकिन किसी रेस्टोरेंट में ऐसा करना, उसमें और खुद को बेचने वालों में क्या अंतर था? उसके दिल में बसी पड़ी की छवि इस क्षण चकनाचूर हो गई। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसके दिल में हमेशा के लिए कुछ कमी रह गई हो। एक ऐसा दर्द जो उसे अंदर तक भेद रहा हो। दिल टूटने के बाद एक प्रचंड क्रोध उमड़ पड़ा। जू हाओ, अगर वह न होता तो उसकी परी जैसी दिखने वाली छोटी बहन इतनी बुरी हालत में कैसे पहुंच जाती? जू हाओ के प्रति उसकी नफरत ने उसके चेहरे के भावों को विकृत कर दिया। लुओ क्विंगजियान और जू हाओ बाहर चले गए। उन्होंने सू चेन और उसके गुरु को कुछ ही दूरी पर देखा, लेकिन उन्होंने उन्हें अनदेखा करने का नाटक किया। जब वे दोनों के पास से गुजरे तो बूढ़े व्यक्ति ने खुद को बोलने से रोक नहीं पाया। छोटी बहन, ऐसा क्यों? तुम इतनी नीच हरकत कैसे कर सकती हो? रेस्टोरेंट में उसके साथ ऐसा करना। बूढ़ा व्यक्ति बहुत दुखी था और आगे बोल नहीं पा रहा था। जू हाओ की ओर हिंसक हत्या का इरादा उमड़ पड़ा। लुओ किंगजियान ने भौहें चढ़ाईं और उसके अंदर से हुआजिन शिखर की आभा उमड़ पड़ी। उसने न केवल बूढ़े व्यक्ति के जू हाओ के प्रति निर्देशित जानलेवा इरादे को रोका, लेकिन बदले में इसने उस बूढ़े व्यक्ति को भी दबा दिया जो जहर से उबर नहीं पाया था। मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही है, लेकिन अगर आपका मतलब यह है कि सीनियर ब्रदर और मैं अभी खाना खा रहे थे और मैंने उनकी आंग ऊर्जा को दबाने में भी उनकी मदद की। सू चेन और बूढ़े आदमी को चेतावनी देने के बाद इसके बाद लुओ किंगजियान और जू हाओ एक कार में बैठकर चले गए। गुरु और शिष्य दोनों ही अचंभित और हक्का बक्का रह गए। 243 अदृश्यता सम्मोहन। गुरु शिष्य संबंध की सिद्धि प्राप्त करना, अपनी इच्छा अनुसार कर्म करना। बूढ़ा आदमी और सू चेन दोनों ही स्तब्ध रह गए। जू हाओ की आंग ऊर्जा को सुझाने में मदद करने से उसका क्या मतलब था? क्या ये बिल्कुल वैसा नहीं था? फिर भी लुओ किंगजियान ने यह बात इतनी गंभीरता से कही थी। गुरु और शिष्य दोनों समझ गए। लुओ किंगजियान को सचमुच कुछ समझ नहीं आया। उसे बस यही लगा कि वह जू हाओ की मदद कर रही है, ठीक वैसे ही जैसे किसी बीमारी का इलाज करने में मदद करती है। क्या इसी तरह जू हाओ ने लुओ किंगजियान को धोखा दिया था? धत्तेरी की, विशेषकर वह बूढ़ा व्यक्ति जो बुरी तरह काम रहा था, वह मौके पर ही मरते मरते बचा। सू चेन ने उसे दिलासा देने के लिए जल्दी से उसकी पीठ थपथपाई। उसे अपने स्वामी पर दया आई। वे जानते थे कि जू हाओ मास्टर लुओ किंगजियान को धोखा दे रहा था, लेकिन वे उसे रोक नहीं सके। ये बहुत ही दुखद घटना थी। होंग क्यानवेई द्वारा चलाई जा रही कार में बैठकर जू हाओ और लुओ किंगजियान एक साथ शेननोंग हॉल लौट आए। फैंग जिक्सुआन और जू क्विंगजू ने अभी अपना काम पूरा किया था। उन्होंने सादा भोजन किया। उन दोनों को वापस आते देख मास्टर लुओ किंगजियान को भोजन पर ले जाने के लिए धन्यवाद। आप कहाँ गए थे? फैंग जिक्सुआन ने उन्हें धन्यवाद देने के लिए आगे कदम बढ़ाया और हैरानी भरे भाव से पूछा। वे दोपहर भर काम में व्यस्त रहे थे। उनके पास लुओ किंगजियान के साथ भोजन करने का समय नहीं था। जब जू हाओ ने कहा कि वह मास्टर को बाहर ले जा रहा है तो वह और छोटी बहन दोनों बहुत खुश हुई। पारंपरिक चीनी चिकित्सा को आगे बढ़ाने में उनके नेतृत्व के बाद से 1 महीने से अधिक समय बीत चुका था। इलाज के लिए आने वाले लोगों की संख्या घटने के बजाय बढ़ गई थी। हालांकि दिन भर व्यस्त रहना थका देने वाला था। उन्हें यह अच्छा लगा। ये थोड़ा अफसोसजनक था। अंततः गुरुजी पहाड़ से नीचे आ गए थे। उनके पास उसे बाहर ले जाकर मौज मस्ती कराने का समय नहीं था। उन्होंने साथ में कई बार खाना भी नहीं खाया था। आज वे इतने व्यस्त थे कि मास्टर के साथ नहीं जा सके। सौभाग्य से जू हाओ उसे बाहर ले गया। किस बात के लिए धन्यवाद? जू हाओ मुस्कुराया। मैं वैसे भी इस सिटी के उस प्राइवेट रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहा था।
बहुत खूब, फैंग जिक्सुआन ने ईर्ष्या भरी नजर से कहा। मैंने सुना है कि प्राइवेट रेस्टोरेंट में असली स्वाद मिलता है और वहाँ कई महीनों पहले ही बुकिंग हो जाती है। मास्टर लुओ किंगजियान, आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, है ना? मास्टर जू आपको क्या खाने के लिए ले गए थे? स्वाद कैसा था? लुओ किंगजियान की निगाहें थोड़ी टालमटोल भरी थी। स्वाद कैसा था, इसे कैसे कहें? अपनी वरिष्ठ शिष्या की आशा भरी निगाहों का सामना करते हुए वह केवल भोजन के स्वाद का वर्णन कर सकी। ये वाकई बहुत अच्छा था, आपको भी कभी इसे आजमाना चाहिए। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। उनकी सबसे वरिष्ठ शिष्या, ओह, और उनकी दूसरी शिष्या पहले ही इसका स्वाद चख चुकी थी। फैंग जिक्सुआन ने अपनी खूबसूरत आंखें घुमाई। मास्टर, क्या आपको लगता है कि आप बस जाकर वहां खाना खा सकते हैं? कई महीनों की बुकिंग, आम लोग इतना इंतजार नहीं कर सकते। जू हाओ ने रुचि दिखाते हुए बीच में दखल दिया। जिक्सुआन, जब भी तुम्हारा मन करे मुझे बता देना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। धन्यवाद गुरुजी, आप बहुत दयालु हैं, फैंग जिक्सुआन ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। इसी समय जू किंगक्सू भी वहां आ गई। गुरुजी, मेरे पास आपके लिए एक खुशखबरी है। तीसरी वरिष्ठ बहन ने आखिरकार अपना काम पूरा कर लिया है और अगले कुछ दिनों में आने का फैसला किया है। फैंग जिक्सुआन ने भी प्रतिध्वनित किया। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जब तीसरी कनिष्ठ बहन आएंगी तब हम गुरु और शिष्य फिर से एक हो जाएंगे। जू हाओ की आंखों में चमक आ गई। तीसरा शिष्य आ रहा है। गुरु के पूरे संप्रदाय में लगभग सभी लोग प्रभावित हुए हैं, सिवाय उनके जिन्हें छुआ नहीं जाना चाहिए। केवल एक ही बचा है। लुओ क्विंगजियान के शिष्यों में जो सबसे ज्यादा उनसे मिलती जुलती थी वह उनकी तीसरी शिष्या थी। शास्त्रीय वेशभूषा शैली के साथ उनमें एक विशेष प्रकार का अलौकिक गुण था। जू हाओ को थोड़ी उम्मीद थी, चूंकि उसने सु चेन को पहले ही बता दिया था कि वह उसकी छोटी बहन के संप्रदाय के सभी सदस्यों को पकड़ लेगा, इसलिए एक भी सदस्य नहीं छूटेगा। तथापि जू हाओ एक समस्या के बारे में सोच रहा था। लुओ क्विंगजियान को धोखा दिया गया था, उसका पूरी तरह से फायदा उठाया गया और उसे इसका एहसास भी नहीं हुआ। उसे उससे भावनात्मक रूप से भी कोई खास लाभ नहीं मिला था। नहीं, ये ठीक नहीं है। आखिर वह एक महिला मुख्य किरदार है, भावनात्मक जुड़ाव न होना सरासर बर्बादी होगी। ऐसा लगता है कि उसे अगले चरण की ओर बढ़ना होगा। उसके शिष्य उसे शिक्षित करें। फैंग जिक्सुआन लगभग वहां पहुंच ही गया था। वह अभी तक पूरी तरह से पराजित नहीं हुई थी। वह पहले लियू ईरान के साथ कोशिश कर सकता है। उसे किस प्रकार का अवसर सृजित करना चाहिए? जू हाओ अभी भी इस बारे में सोच रहा था कि किस तरह का अवसर पैदा किया जाए। उन्हें अभी तक ये नहीं पता था कि कल होने वाली एक अप्रत्याशित घटना सीधे उनके लिए अवसर लेकर आएगी। इससे उन्हें गुरु शिष्य का सिद्ध रूप प्राप्त करने में सहायता मिली। उसके विचार वर्तमान पर लौट आए। शेननोंग हॉल में कुछ देर बैठने के बाद जू हाओ वहां से निकलकर घर चला गया। घर लौटते समय जू हाओ कार में बैठा था, उसका दिमाग सिस्टम में डूबा हुआ था। अब लॉटरी निकालने का समय आ गया था। हालांकि उन्होंने पिछले महीने का अधिकांश समय मौज मस्ती में बिताया था। वह लुओ क्विंगजियान को बेवकूफ बना रहा था, लेकिन भावनात्मक मूल्य के संग्रह में कोई कमी नहीं आई थी। ये बस थोड़ा सा कम था। 250,000। बनाओ बनाओ, पुराने नियम अभी भी लागू हैं। एक शानदार ड्रॉ जिसकी शुरुआत लगातार 15 ड्रॉ से होगी। डिंग, मेजबान को बधाई, आपने इनाम जीत लिया है, 8 मुफ्त एट्रीब्यूट पॉइंट्स। जारी रखना। डिंग, मेजबान को बधाई, आपने इनाम जीत लिया है, वस्तु कॉलम। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कुछ अजीब सी चीज मिल गई हो। जू हाओ ने सिस्टम में प्रकट हुए रस्सी वाले कॉलम को देखा और चिंतन में डूब गया। उसके लिए यह चीज क्या थी? वह इतना विकृत नहीं था। डिंग, मेजबान को बधाई, आपने इनाम जीत लिया है, वस्तु चौड़ी आस्तीन वाली बहने वाली अमर पोशाक। एक अत्यंत सुंदर ढंग से बनाई गई प्राचीन पोशाक दिखाई दी। देखने भर से ही यह खूबसूरत लग रहा था। अगर कोई इसे पहने तो ये बेहद खूबसूरत लगेगा। जू हाओ के मन में सबसे पहले लुओ किंगजियान का ख्याल आया। उसमें पहले से ही परी जैसी आभा थी। क्या इसे धारण करने के बाद वह सचमुच परी नहीं बन जाएगी? किसी परी के समर्पण के बारे में सोचकर ही वह उत्साहित हो जाता था। डिंग, मेजबान को बधाई, आपने इनाम जीत लिया है, कैरेक्टर हुआ जिन डेड सोल्जर्स एक्स20। एक ही क्षण में हुआ जिन के 20 मृत सैनिक प्रकट हुए। बहुत अच्छा, ऐसा प्रतीत हुआ कि विला की सुरक्षा में और सुधार किया जा सकता है। डिंग, मेजबान को बधाई, आपने इनाम जीत लिया है, विशेष वस्तु बॉडी फ्रेग्रेंस पिल X5। इसे लेने के बाद शरीर में सुगंध उत्पन्न हो सकती है। क्या सच में ऐसी कोई चीज होती है? वह सोच रहा था कि किसी सुगंधित व्यक्ति के साथ खेलने में कैसा महसूस होगा। डिंग, मेजबान को बधाई, आपने इनाम जीत लिया है, 7 मुफ्त एट्रीब्यूट पॉइंट्स। डिंग, मेजबान को बधाई, आपने इनाम जीत लिया है, आइटम बैड लक कार्ड X3। किसी लक्ष्य पर इसका प्रयोग करने के बाद ये दुर्भाग्य का प्रभाव उत्पन्न करेगा, मानो दुर्भाग्य के देवता ने उन पर कब्जा कर लिया हो। ये कुछ हद तक बेकार है। क्या उसे अभी भी दुश्मनों से निपटने के लिए इस चीज का इस्तेमाल करने की जरूरत थी? अगर वह उनसे सीधे तौर पर निपट लेता तो क्या मामला खत्म नहीं हो जाता? एक बार में काम खत्म। डिंग, मेजबान को बधाई, आपने इनाम जीत लिया है, 9 मुफ्त एट्रीब्यूट पॉइंट्स। डिंग, मेजबान को बधाई, आपने पुरस्कार जीत लिया है, कौशल मालिश ईश्वर स्तरीय। बूश, उनके मन में यादों का एक विशाल भंडार उमड़ आया। हालांकि जू हाओ को इसकी आदत हो चुकी थी और उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसने स्मृति प्राप्त करने का कार्य शीघ्र ही पूरा कर लिया। क्या उसे यह कहना चाहिए कि यह ईश्वर स्तरीय था? ये चिकित्सा कौशल के साथ आने वाले मालिश कौशल से कहीं अधिक शक्तिशाली था। ईश्वरीय स्तर की मालिश उनके ईश्वरीय हाथ के साथ मिलकर निश्चित रूप से किसी को भी परमानंद और मृत्यु के कगार पर पहुंचा देगी जब इसे उनके शरीर पर लागू किया जाएगा। जू हाओ को अपनी लिंगर की याद आए बिना नहीं रह सकी। डिंग, मेजबान को बधाई, आपने पुरस्कार जीत लिया है, कैरेक्टर हुआजिन पीक डेड सोल्जर्स X10। हुआजिन पीक के 10 और योद्धाओं को शामिल किया गया। उसकी अधीनस्थ सेनाओं का आकार लगातार बढ़ता जा रहा था। बहुत अच्छा, विकास जारी रखें। यथासंभव शीघ्र ही संपूर्ण विश्व की निगरानी करने का प्रयास करें। डिंग, मेजबान को बधाई, आपने इनाम जीत लिया है, 10 मुफ्त एट्रीब्यूट पॉइंट्स। डिंग, मेजबान को बधाई, आपने इनाम जीत लिया है, वस्तु हिमुआ सान का मोतेजक पाउडर। ये चीज दोबारा क्यों प्रकट हुई? क्या अभी उसे महिलाओं को पाने के लिए उन्हें नशीली दवा देने की जरूरत थी? वह इसे अपने पास रखेगा, शायद इससे कोई चमत्कारी प्रभाव पड़ जाए। डिंग, मेजबान को बधाई, आपने इनाम जीत लिया है, 8 मुफ्त एट्रीब्यूट पॉइंट्स। डिंग, मेजबान को बधाई, आपने पुरस्कार जीत लिया है, कौशल सम्मोहन निपुणता। सम्मोहन के बारे में ज्ञान में तीव्र वृद्धि हुई। जू हाओ की आंखों में चमक आ गई। एक मोहक आकर्षण लिए हुए। यह अफसोस की बात थी कि यह केवल महारत के स्तर पर ही था। अगर यह ईश्वर स्तर का होता तो क्या यह अजय नहीं होता? इसमें अभी भी सुधार की गुंजाइश है। वह उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था जब यह ईश्वर के स्तर तक पहुंच जाएगा। क्या ये दुनिया उसके लिए स्वतंत्र रूप से घूमने फिरने की जगह नहीं होगी? हालांकि परिप्रेक्ष्य और सम्मोहन के साथ अदृश्यता और समय का रुकना कब एकत्रित किया जाएगा। डिंग, मेजबान को बधाई, आपने इनाम जीत लिया है, वस्तु युवावस्था बनाए रखने की गोली X1। इसे ग्रहण करने से शाश्वत यौवन प्राप्त हो सकता है। अच्छी चीज, शाश्वत यौवन कभी बुरा न होने वाला। अफसोस की बात है कि केवल एक ही था, लेकिन चूंकि उसने एक चित्र बना ही लिया था तो क्या वह और चित्र नहीं बना सकता था?
जू हाओ ने अपनी नजरें हटा ली और ध्यान केंद्रित किया। नियमित ड्रॉ समाप्त हो चुके थे। वह सोच रहा था कि उस अद्भुत मोहरे से क्या निकलेगा। डिंग, मेजबान को बधाई, आपने इनाम जीत लिया है, अदृश्यता। ओह, ये क्या उसने जो कहा था वह सचमुच सच हो गया? क्या अदृश्यता अभी अभी प्रकट नहीं हुई? जू हाओ का दिमाग थोड़ा सा हिल गया। उसकी आकृति धीरे धीरे सीट से ओझल हो गई। पूर्ण अदृश्यता। वह खुद को भी नहीं देख पा रहा था। उसने अदृश्यता को हटा दिया। जू हाओ मुस्कुराया। अंततः उसे आत्मरक्षा के लिए एक तुरुप का पत्ता मिल गया। अब उसे किसी दुर्जय प्रतिद्वंद्वी का सामना करने, उसके सामने कमजोर पड़ने और मारे जाने की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। लेकिन फिर भी वह ज्यादा उत्साहित नहीं हो सकता था। यह मजेदार होगा अगर उसका सामना विद्रोही नायक जितने शक्तिशाली किसी व्यक्ति से हो जाए और अदृश्य होने से पहले ही वह मारा जाए। जू हाओ ने अपना संयम वापस पा लिया और अपने गुणों का आवंटन करना शुरू कर दिया। 42 अंक, संविधान और आत्मा को 10-10 अंक और शेष सभी अंक शक्ति को। एट्रीब्यूट इंटरफेस दिखाई दिया। चरित्र, जू हाओ। पहचान, जू समूह के नियंत्रक। चार्म, 95 अधिकतम 100। ताकत, 938 हुआजिन। संविधान, 718 सामान्य व्यक्ति 10। आत्मा, 640 सामान्य व्यक्ति 10। कौशल, क्लोज कॉम्बैट ग्रैंड मास्टर पेंटिंग ग्रैंड मास्टर कैलीग्राफी गॉड लेवल पियानो ग्रैंड मास्टर संगीत मास्टर चाय कला गॉड लेवल आग्नेयास्त्र मास्टर 18 मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर हत्या ग्रैंड मास्टर शतरंज ग्रैंड मास्टर ताई ची गॉड लेवल चिकित्सा कौशल ग्रैंड मास्टर जुआ ग्रैंड मास्टर मूर्तिकला मास्टर फ्लाइंग डैगर ग्रैंड मास्टर ड्राइविंग गॉड लेवल 8 अंगों की मुट्ठी ग्रैंड मास्टर हैकर ग्रैंड मास्टर मसाज गॉड लेवल सम्मोहन निपुण। वस्तुएं, देवता हत्यारा खंजर अमर बंधन रस्सी सर्वशक्तिमान कुंजी 1000 मील की विवाह रेखा एक छोटा चमड़े का चाबुक लोभ भंग करने वाली गोली एक दुर्भाग्य कार्ड 3 यौवन संरक्षण गोली 1। विशेषताएं, जेबनुमा आयाम 10 घन मीटर टेलीपोर्टेशन गुर्दे को धोखा देना टेलीकिनेसिस परिप्रेक्ष्य खतरे की भविष्यवाणी बिजली पर नियंत्रण दोहरी साधना सभी जहरों से प्रतिरक्षा ईश्वर का हाथ अग्नि नियंत्रण अदृश्यता। भावनात्मक मूल्य 8924। निःशुल्क विशेषताएं 0। अपने विचारों को समेटते हुए जू हाओ ने कुछ देर सोचा। वह लगभग एक और ड्रॉ के लिए तैयार था जिससे उसे हुआजिन पीक तक पहुंचने का मौका मिल जाता। उस समय वह दायरे को तोड़ने वाली गोली लेगा और सीधे दान शक्ति की ओर अग्रसर होगा। उनकी जीवन बचाने की क्षमता में एक बार फिर सुधार होगा। अगली दोपहर ट्रेनिंग रूम में हमेशा की तरह जू हाओ ने लुओ क्विंगजियान को पढ़ाना समाप्त किया। लुओ क्विंगजियान ने एहसान वापस किया। उसने उसकी यांची की समस्या को हल करने में उसकी मदद की। तभी अचानक एक आकृति उग्र स्वर में अंदर आ गई। उनके दूसरे शिष्य लियू गिरान के अलावा और कौन हो सकता था? पिछले कुछ दिनों से लियू गिरान मामलों में व्यस्त थी। अब जब आखिरकार उसे खाली समय मिल गया था तो जाहिर है वह अपने गुरु से मिलने जाना चाहती थी। वह शेननॉग हॉल पहुंची और उसने अपनी सीनियर सिस्टर फैंग जिक्सुआन और लिटिल जूनियर सिस्टर जू किंगजू को मरीजों का इलाज करने में व्यस्त पाया। उसने पूछा तो उसे बताया गया कि मास्टर ट्रेनिंग रूम में है, इसलिए लियू गिरान अकेले ही ऊपर चली गई। उसे पता था कि जू हाओ प्रशिक्षण कक्ष में गुरुजी को प्रशिक्षण दे रहा था। लियू गिरान की आंखें चकरा गईं। वह ये जानने के लिए उत्सुक थी कि वे कैसे पढ़ाते हैं। उसने अपनी सीनियर सिस्टर और जूनियर सिस्टर से सुना था कि यह हाथ से हाथ मिलाकर सिखाने का तरीका था। कल्पना कीजिए, परी जैसे दिखने वाले गुरु जू हाओ की बाहों में समाये हुए। हालांकि यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह वास्तव में मास्टर के विनम्र भाव को देखना चाहती थी। इसलिए लियू गिरान ने जानबूझकर अपने कदम धीमे किए और चुपचाप प्रशिक्षण कक्ष के दरवाजे की ओर बढ़ी। उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया। उसमें ताला नहीं लगा था, इसलिए वह उसे खोल सकी। लियू गिरान ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और अचानक दरवाजे का हैंडल घुमा दिया। उसने झटपट कमरे में झांका। सोफे पर बैठी दोनों आकृतियों को देखकर लियू गिरान स्तब्ध रह गई। उसका दिमाग तेजी से सोचने लगा। वह गुरुजी को जू हाओ की गोद में शिक्षा प्राप्त करते हुए देखना चाहती थी और उसने इसे देखा भी। लेकिन क्या यही शिक्षण का तरीका था? लियू गिरान एक पल के लिए भी प्रतिक्रिया नहीं दे पाई। वे वहीं स्तब्ध खड़ी रहीं। जब तक जू हाओ ने आराम से सफाई नहीं की तब तक ऐसा नहीं हुआ। तभी अचानक लियू गिरान कांप उठी और तेजी से दरवाजे से बाहर निकल गई। दरवाजा बंद करते हुए उसने हौंकते हुए सांस ली। उसकी आंखों में सदमा, भय और अविश्वास के भाव थे। ये कैसे हो सकता है? जू हाओ ने मास्टर पर हमला कब किया और मास्टर जू हाओ के साथ कैसे हो सकते थे? ये जानना जरूरी है कि जू हाओ उनकी शिष्या के पिता थे। डिंग, लियू गिरान का मन उथल पुथल में है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 888। डिंग, लुओ किंगजियान बेचैन महसूस कर रही है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 234। अधिक लंबे समय बाद तक नहीं। प्रशिक्षण कक्ष से लुओ किंगजियान की शांत आवाज सुनाई दी। गिरान, अंदर आओ। लियू गिरान का दिमाग पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। वह समझना चाहती थी कि आखिर हो क्या रहा है। उसने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। उसने उन दोनों को सोफे पर बैठे देखा। उनके कपड़े साफ सुथरे थे। ऐसा लग रहा था मानो उसने अभी जो कुछ देखा था वह एक भ्रम था। जू हाओ का चेहरा अजीब सा दिख रहा था। उन्हें अभी तक ये समझ नहीं आया था कि गुरु और शिष्य के मिलन का अवसर कैसे बनाया जाए। अप्रत्याशित रूप से यह अवसर चुपचाप सामने आ गया था। लियू गिरान के आगमन की खबर जू हाओ की पैनी नजर से कैसे बच सकती थी? लुओ क्विंगजियान अनजान था, क्योंकि प्रशिक्षण कक्ष में ध्वनिरोध की उत्कृष्ट व्यवस्था थी और उस समय उसके विचार अस्त व्यस्त थे। जब जू हाओ ने कदमों की आहट सुनी तो उसने अनुमान लगाया कि यह लियू गिरान है। गलत अनुमान लगाने से बचने के लिए जू हाओ ने स्कैन करने के लिए पर्सपेक्टिव का भी इस्तेमाल किया। इस बात की पुष्टि हो गई कि यह लियू गिरान ही थी। तब छिपाने के लिए कुछ नहीं बचा था। उन्होंने अपना दृष्टिकोण भी बदल दिया। लियू गिरान पहले ही उसके वश में आ चुकी थी और जानती थी कि उसके पास अन्य महिलाएं भी हैं। ये बात बताने के लिए वही सबसे सही व्यक्ति थी। जू हाओ को आश्चर्य हुआ, यहाँ तक कि जब लियू गिरान ने दरवाजा खोला और उन्हें देखा। लुओ किंगजियान को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होने के अलावा भावनात्मक रूप से कोई खास लाभ नहीं हुआ। उन्होंने अब भी इस दिव्य महिला नायिका की मासूमियत को कमाका। उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ भी गलत नहीं है। ऐसा लगता है कि लियू गिरान द्वारा उसे शिक्षित करना अत्यंत आवश्यक है। कम से कम उसे ये तो बता दो कि शर्म क्या होती है। वह स्तब्ध अवस्था में अंदर आई। लियू गिरान को यह भी नहीं पता था कि वह सोफे पर कैसे पहुंच गई। जब वह बैठी तभी उसे इस बात का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था कि मास्टर अभी अभी उसी जगह पर थे। यह अजीब लगा। लियू गिरान जू हाओ के सामने बैठे थे। जू हाओ ने उससे बात की। गिरान, ये वैसा नहीं था जैसा तुमने अभी सोचा था। गिरान ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। वह आखिर सोच क्या रही थी? उसने इसे अपनी आंखों से देखा। वह ये तो नहीं कहेगा कि उसने जो देखा वह एक भ्रम था, है ना? यह अच्छी बात थी कि वह जू हाओ के चरित्र को जानती थी। इस दौरान वह अपेक्षाकृत शांत रही। अगर यह फैंग जिक्सुआन होती तो वह निश्चित रूप से बहुत हंगामा करती और भावनात्मक रूप से टूट जाती। लियू गिरान कुछ कहने ही वाली थी कि उसे अपनी पिंडली पर एक लात महसूस हुई। जू हाओ ने ही उसे लात मारी थी। उसने ऊपर देखा। उसने जू हाओ की अर्थपूर्ण निगाहों का सामना किया। लियू गिरान तुरंत समझ गई कि उसका क्या मतलब था। उसने चुपके से अपनी आंखें घुमाई। उसने जू हाओ से बात करना अचानक बंद कर दिया। उसने मास्टर लुओ किंगजियान का हाथ पकड़ा और मासूमियत भरे भाव से पूछा,
गुरुजी, आप दोनों अभी क्या कर रहे थे? 244 लिंगर की आंखें बदल गईं। शिष्य की शरारत, अमर बंधन रस्सी का अद्भुत उपयोग। लुओ क्विंगजियान ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसने शांत भाव से कहा, बड़े भाई की यांची बहुत शक्तिशाली है, मैंने उनकी समस्या सुझाने में मदद की। किसी को मत बताना। 1 महीने पहले जब उसने मदद करने की पेशकश की तो उसने वादा किया कि वह इसे गुप्त रखेगी और जूहाओ की पत्नी को इसके बारे में पता नहीं चलने देगी। अब जब उसकी शिष्या को पता चल गया था तो वह उसे यह बात फैलाने नहीं दे सकती थी। उसकी बात करे तो उसने जूहाओ को इस समस्या का केवल आधा हिस्सा सुझाने में ही मदद की थी। वह और अधिक मदद करना चाहती थी, लेकिन जूहाओ ने मना कर दिया। लुओ किंगजियान को अपने शिष्य के असुविधाजनक समय पर आने पर गुस्सा आया। उसे इस बात की भी चिंता थी कि जूहाओ के शरीर को कुछ हो जाएगा। मास्टर की व्याख्या सुनकर लियू वीरान दंग रह गई। उन्होंने कुछ समय के लिए मास्टर डिग्री के साथ मेडिकल स्किल का अध्ययन भी किया था। वह फेंग जिक्सुआन जितनी प्रतिभाशाली नहीं थी, लेकिन वह अभी भी कुछ पेशेवर शब्दों को समझती थी। वह तुरंत समझ गई कि इसका क्या मतलब है। उसकी आंखों में अविश्वास झलक रहा था। ये कहना अच्छा लग रहा था कि यह यान क्यूई की समस्या का समाधान कर रहा है, लेकिन क्या वह बात नहीं थी? हे भगवान, मास्टर ने इतनी शालीनता से यह बात कैसे कह दी? उसके मन में अचानक एक विचार आया। लियू वीरान कारण समझ गई। मास्टर बहुत प्रतिभाशाली हैं, चिकित्सा कौशल में निपुण हैं और मार्शल आर्ट में भी बहुत मजबूत हैं। वह विभिन्न प्रकार के शास्त्रीय संगीत भी जानती है, लेकिन वह हमेशा पहाड़ पर ही रहती थी, पुरुषों और महिलाओं के बीच के मामलों से पूरी तरह अनभिज्ञ। आखिरकार उसे समझ आ गया कि मास्टर और जूहाओ एक साथ कैसे आए। गुरुजी, इस भोले भाले अमर प्राणी का सामना धूर्त जूहाओ से हुआ। उसे यह जानने के लिए सोचने की भी जरूरत नहीं थी कि वह क्या बनेगी। और मास्टर, क्या उस समय उसे भी धोखा नहीं दिया गया था? सच कहूं तो लियू वीरान बहुत गुस्से में थी। जूहाओ स्पष्ट रूप से उसके साथ था, फिर भी वह हर जगह दूसरी महिलाओं की तलाश कर रहा था। महिलाओं की तलाश करना एक बात थी, लेकिन उसे तो मास्टर भी मिल गया। गुरुजी के मूर्खतापूर्ण हाव-भाव को देखकर उसका पूरी तरह से शोषण किया गया था, फिर भी वह जूहाओ के लिए आवाज उठा रही थी। लियू वीरान खुद के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाई। उसे मास्टर के लिए बहुत दुख हो रहा था, लेकिन जो हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था। जूहाओ के अभी दिए गए संकेत को याद करके लियू वीरान का दिल हलचल से भर गया। जूहाओ के साथ लंबे समय से रहने के बाद वह उतनी मासूम नहीं रही थी। ईमानदार रहना, अपने आसपास कई महिलाओं के होने के अलावा जूहाओ अन्य सभी मामलों में अच्छा था। वह उसकी हर इच्छा पूरी कर सकता था। एकमात्र नकारात्मक पहलू तब था जब वह जूहाओ के साथ रहना चाहती थी। उसे ये देखना था कि जूहाओ खाली है या नहीं। वह किसी दूसरी महिला के साथ हो सकता है, क्योंकि मास्टर पहले ही उसकी अच्छी बहन बन चुकी थी। क्या वह इसका फायदा उठा सकती है? उसे विश्वास था कि उनकी गुरु शिष्य की जोड़ी निश्चित रूप से अन्य महिलाओं पर हावी हो सकती है और जूहाओ से अधिक ध्यान आकर्षित कर सकती है। लियू वीरान का विचार अच्छा था। दुर्भाग्यवश वह अभी भी बहुत बोली थी। कम से कम वह अपनी छोटी बहन पर तो हावी नहीं हो सकी। यू यून और लिटिल लोली। और गुरुजी, चिंता मत कीजिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। सब कुछ समझ लेने के बाद लियू वीरान ने गुरुजी से कुछ वाक्यों तक बातचीत की। फिर उसने अचानक कहा, गुरुजी, क्या आप अभी राष्ट्रपति जू की मदद नहीं कर रहे थे? मैंने इतनी जल्दबाजी में दखल दिया, क्या मैंने आपको परेशान किया? दरअसल मैं भी राष्ट्रपति जू की मदद करना चाहता हूँ। गुरुजी, आपको पता नहीं, राष्ट्रपति जू ने मेरी बहुत मदद की है और मुझे अभी तक उनका एहसान चुकाने का मौका नहीं मिला है। जूहाओ अपने प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट थी। उसने उसे अंगूठा ऊपर करके इशारा किया, ये सुनकर कि उनका शिष्य भी जूहाओ की मदद करना चाहता है। लुओ किंगजियान को सहज रूप से कुछ प्रतिरोध महसूस हुआ, लेकिन शिष्य पहले ही बोल चुका था। मदद करना एहसान चुकाने जैसा था, वह मना भी नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने जूहाओ की ओर देखा। बेशक जूहाओ एक सच्चे सज्जन होने के नाते ने इनकार कर दिया। लियू वीरान इतनी गुस्से में थी कि उसके दांतों में दर्द होने लगा, लेकिन उसे सहयोग करना पड़ा और अंततः उसने पहल की। शाम को जूहाओ घर लौट आया। परिवार के लोग बैठक कक्ष में टीवी देख रहे थे। जूहाओ सोफे पर बैठ गया और उसने शियाओ वानलिंग द्वारा बनाई और लाई गई चाय को स्वीकार कर लिया। उन्हें अपनी बेटी जू शिकिंग द्वारा पैर धोने की सेवा का आनंद मिला। पिताजी, पानी का तापमान ठीक है ना? जू किंगक्सू ने ऊपर देखकर पूछा। जूहाओ मुस्कुराया और सिर हिलाया। उनकी आंखों में पुरानी यादों की झलक दिखाई दी। डिंग, लियू वीरान बेहद सदमे में है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 666। डिंग, लुओ किंगजियान शर्मिंदा और लज्जित है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 888। लुओ किंगजियान में भावनाएं उत्पन्न करने की क्षमता नहीं थी। जूहाओ को लगा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसलिए वह इस क्षेत्र में उनके ज्ञान को सिखाने के लिए उनकी शिष्या को ढूंढना चाहता था। अप्रत्याशित रूप से उसे एक और रास्ता मिल गया। ये भावनात्मक मूल्य, ये सब शिष्य लियू वीरान की शरारतों और प्रक्रिया के दौरान की गई छेड़छाड़ के कारण हुआ था। मुख्यतः लुओ किंगजियान ने सोचा कि यह जूहाओ का इलाज मात्र है, जैसे एक डॉक्टर किसी मरीज का इलाज करता है, बहुत ही मूर्खतापूर्ण और भोलापन भरा। लेकिन उसे शर्मिंदगी का भी अनुभव था। अपनी शिष्या का सामना करते हुए उसे लगा कि उसने अपने गुरु की प्रतिष्ठा खो दी है। इसके अलावा उसके शिष्य ने उसे चिढ़ाया भी था। उसकी शर्मिंदगी फूट पड़ी। बुरा नहीं। ऐसा लग रहा था कि उसे लियू वीरान को यह बताने की जरूरत थी कि वह अपने गुरु को कैसे सिखाए। कुछ बुनियादी शिक्षा अपरिहार्य थी। हालांकि उसे बहुत ज्यादा शर्मिंदा करने की कोई जरूरत नहीं थी। ये भी अच्छा था कि उनके साथ एक स्वाभाविक रूप से अनाड़ी महिला मुख्य भूमिका में थी। जहां तक भावनात्मक मूल्य उत्पन्न करने में असमर्थता की समस्या का सवाल है, उन्होंने उसकी एक शिष्या को ढूंढ लिया और इससे काफी कुछ उत्पन्न हुआ। अगर वह कुछ और शिष्यों को साथ ले आए तो क्या होगा? वह तीसरे शिष्य की वापसी के लिए और भी उत्सुक होता जा रहा था। जूहाओ कुछ सोच रहा था। उनकी बेटियों की आवाजों से उनके विचारों में खलल पड़ा। सुमा, 5वीं बहन, तीसरी बहन, क्या आप जानती हैं? मैं आज चौथी बहन से मिलने गई थी। क्या हुआ? मैंने सचमुच फोर्थ सिस्टर को ए रैंक की कमजोर खिलाड़ी से डी रैंक की ताकतवर खिलाड़ी में बदलते हुए देखा। जूहुआई सोफे पर बैठ गई। अपने छोटे छोटे पैरों को हिलाते हुए उसने जूहाओ द्वारा दी गई बर्फ और आग से बनी आयातित मिठाई खाई। वह बहुत संतुष्ट थी। अचानक उसे कुछ सूझा और उसने उत्साह से कहा, पता चला कि वह दोपहर में खेलने के लिए बाहर गई थी। अनजाने में ही वह शेनेनोंग हॉल की ओर चल पड़ी। जूहुआई ने सोचा कि चौथी बहन यहाँ है, इसलिए वह अंदर देखने चली गई। जब उसने जू किंगक्सू की आकृति देखी तो वह आश्चर्यचकित रह गई। जूहाओ के पैर धो रही जू शिकिंग ने झाओ लिंगर की ओर देखा और भौहें चढ़ाते हुए कहा, जूहुआई, बकवास मत करो। चौथी बहन के वापस आए हुए अभी 1 महीने से थोड़ा ही ज्यादा समय हुआ है ना? इतना बड़ा बदलाव कैसे हो सकता है? चौथी बहन उस तरह की इंसान नहीं है जो सर्जरी करवाना चाहेगी। सू वानक्यू, जू हुंगजून, जूहुआई और शाओ वानलिंग और यान वू में जो शाओ परिवार में रहती थी, वे सभी संदिग्ध लग रहे थे। यह मत कहो कि किंगशुए हमेशा से ऐसी ही रही है। इतनी तेजी से विकास करना, क्या तुम्हें लगता है कि यह गुब्बारे में हवा भरने जैसा है? ये देखकर कि कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था, जूहुआई चिंतित हो गई।
उसने अपना फोन निकाला और तस्वीरें दिखाई। ये वास्तव में जू किंगक्सू ही थी। सिर ऊंचा, सीना चौड़ा, गर्व से भरा आत्मविश्वास। इसे देखकर सब लोग दंग रह गए। किंगशुए को क्या हुआ है? उसकी ऐसी सर्जरी कैसे हो सकती है? सू वांग्यू अपने बड़े पेट के साथ कुछ चिंता के साथ बोली। वह 7-8 महीने से गर्भवती थी। प्रसव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। अब पूरा परिवार एक नए सदस्य के जन्म का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। सभी बहनें बहुत परेशान लग रही थीं। जू किंगक्सू की वास्तव में सर्जरी हुई थी। वे बहुत गुस्से में थे। महिलाओं के हाव भाव देखकर जू हुआई समझ गई कि क्या हो रहा है। सू माँ, आपको गलतफहमी हुई। चौथी बहन की सर्जरी नहीं हुई थी, यह असली है। स्विश स्विश स्विश। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। जू हुआई ने हंसते हुए कहा, शुरुआत में मुझे भी आपके जैसी ही शंका थी, लेकिन जब मैंने खुद इसकी जांच की तो मुझे ये 100% सच लगा। महिलाएं अवाक रह गईं, उनके मुंह फड़क रहे थे। वे पहले से ही इसकी कल्पना कर सकते थे। शरारती जू हुआई ने यह पता लगाने के लिए कि जू किंगक्सू की सर्जरी हुई थी या नहीं, ये काम किया। उसे लगातार परेशान कर रहा था। यह उनके अनुमान के समान था। जू हुआई सदमे से बाहर आ गई। उसने तुरंत जू किंगक्सू को पकड़ा और पूछा कि क्या हो रहा है। उसने कहा कि ऐसा करना बहुत शर्मनाक होगा। जू किंगक्सू, जो बहुत संवेदनशील स्वभाव की थी, ने इसे हल्के में ले लिया। हुआ ये कैसे सहमत हो सकता था? वह किंगक्सू के चारों ओर चक्कर लगाती रही और कभी कभी छुपकर हमला करती रही। इससे किंगक्सू को काफी पीड़ा हुई। अंततः किंगक्सू ने कारण बताने से खुद को रोक नहीं पाए, लेकिन उन्होंने जू हाओ द्वारा मसाज सिखाने का जिक्र नहीं किया। हुआ ये ने घटनाओं का वर्णन किया। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने वह पपीता खा लिया था जो जू हाओ वापस लाया था। लड़कियां आश्चर्य से जू हाओ को देखने लगी। उनकी आंखों में विस्मय की चमक थी। पिताजी उनके खाने के लिए जो चीजें लाए थे उनका वाकई में विशेष प्रभाव था। पापा बहुत ही अद्भुत हैं। जू हाओ को अचानक बात समझ आ गई। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि किंगक्सू के मन में इतनी सारी भावनाएं उमड़ आईं। पता चला कि इस छोटी सी लिंगर की वजह से ही यह सब हुआ था। वूश, हुआई तुरंत जू हाओ के बगल में बैठ गई, उसका एक हाथ पकड़ा और उसे हाथ मिलाया। पिताजी, आपके पास अभी कितनी अच्छी चीजें बची हैं। क्या आपके पास ऐसी कोई चीज है जिसे खाने के बाद कोई खूबसूरत हो जाए? जू हाओ ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। उन्होंने सचमुच ऐसा किया। शायद जवानी बरकरार रखने वाली गोली, लेकिन वह एक ही था जिसे साझा करना मुश्किल था। किंगक्सू ने आंखें घुमाई और कहा, अगर उसके पास है भी तो वो तुम्हें नहीं देगा। तुम्हें तो बस खेलना आता है। तुम तो पापा के पैर धोने में भी मदद करने को तैयार नहीं हो। पापा, मैं सबसे आज्ञाकारी हूँ। मुझे कोई नखरे नहीं है। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि इससे मैं सुंदर दिखती हूँ या नहीं। बस आपके पास जो भी अच्छी चीजें हैं मुझे दे दीजिए। हुआ ये ने खर्राटा लिया। लगता है मैंने पापा के पैर तुमसे ज्यादा बार धोए हैं, है ना? मैं पापा का सबसे आज्ञाकारी और अच्छा सेवक हूँ, पापा, है ना? जू हाओ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ, आप सभी मेरे अच्छे लिंगर्स हैं। जू हाओ के सिर पर थपथपाने का आनंद ले रहा है। हुआ ये ने खुशी से अपनी आंखें सिकोड़ लीं। लड़कियों ने एक स्नेही पिता और आज्ञाकारी लिंगर के इस दृश्य को देखा और संतुष्टि से मुस्कुरा उठी। केवल 2 लड़कियों ने ही अजीब व्यवहार किया। वे जू फियान और जू हुनगजुम थे। अगर यह पहले की बात होती तो जू हाओ को ये कहते हुए सुनना कि वे अच्छे लिंगर थे। वे बहुत खुश होते, लेकिन किसी तरह अब वे स्वयं को जू हाओ के लिंगर समझने लगे हैं। उन्हें अपने दिलों में एक खालीपन का एहसास हुआ। एक चहल पहल भरी और जीवंत सड़क पर एक शॉपिंग मॉल की पार्किंग में मो बिंगयुन अपने बेटे मो फैंग के साथ बिना किसी भाव के मॉल से बाहर निकल गई। इस बेटे को पहले सेरेब्रल पाल्सी थी। मो बिंगयुन काम में व्यस्त रहती थी और हमेशा उसे दाई की देखभाल में छोड़ देती थी। ठीक हो जाने के बावजूद भी वह भी आया के साथ ही रहता था। जो लोग नहीं जानते थे वे सोचते थे कि मो फैंग दाई का बेटा है। असल में वह मो बिंगयुन का था ही नहीं, लेकिन जब से उसने उसे गोद लिया है उसे अपनी माँ की जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए। आज मो बिंगयुन अपने बेटे को कपड़े खरीदने के लिए बाहर ले गई। इस दौरान मो फैंग अपनी माँ के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहता था। उसने कई बार मासूमियत भरी अदाएं दिखाई, मानो करीब आना चाहता हो। मुझे चुंबन, गले लगाने या गोद में उठाने की जरूरत नहीं है, बस हाथ पकड़ना ही काफी होगा, है ना? आखिरकार वह तो केवल 8 साल का ही था। कौन सी माँ अपने बेटे के खरीदारी करते समय खो जाने की चिंता नहीं करती और लगातार उसका हाथ पकड़े नहीं रहती। मो बिंगयुन को कोई चिंता नहीं थी। मो फैंग चाहे जितना भी प्यारा व्यवहार करे वह उसे छूती नहीं थी। इससे पता चलता है कि उनमें पुरुषों के प्रति कितनी तीव्र घृणा थी। मो फैंग असहाय था। सौभाग्यवश एक वयस्क की आत्मा उसके छोटे से शरीर में निवास करती थी। अन्यथा केवल 8 साल के बच्चे की बुद्धि के साथ शायद इस माँ के द्वारा उसका पालन पोषण शांतिपूर्वक नहीं हो पाया होगा। मो बिंगयुन के ये कहने के बाद कि अगर तुम ठीक से बर्ताव नहीं करोगे तो हम वापस चले जाएंगे, मो फैंग शांत हो गया। यह माँ हमेशा अपनी कही हुई बात पर कायम रहती थी। अगर वह इसी तरह नखरे दिखाता रहा तो वह उसे जरूर वापस भेज देगी। कम से कम माँ उसे खरीदारी के लिए बाहर ले जाने को तैयार तो थी। यह एक अच्छी शुरुआत थी। पुरुष द्वेष ऐसी समस्या नहीं थी जिसका समाधान थोड़े समय में हो सके। मो फैंग पहले से ही लंबी लड़ाई के लिए तैयार था। उसे माँ को सामान्य जीवन में लौटने में मदद करनी होगी। पार्किंग स्थल में टहलते हुए माँ और बेटा अजनबियों की तरह अपनी पार्किंग की जगह की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे चलते गए मो फैंग अचानक रुक गया। उसने कोने में खड़ी एक कार को अविश्वास भरी निगाहों से देखा। ये धीरे धीरे हिल रहा था। मो फैंग की आंखों में अविश्वास झलक रहा था। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। दिन दहाड़े इस तरह की जगह पर क्या वे कुछ ज्यादा ही साहसी नहीं है? आप कहाँ देख रहे हैं? एक ठंडी आवाज सुनाई दी। मो फैंग कांप उठा। कुछ भी न समझने वाले छोटे बच्चे होने का नाटक करते हुए उसने अपनी उंगली से इशारा किया। माँ देखो, वह कार कितनी अजीब है। मो बिंगयुन ने उसके बताए रास्ते का अनुसरण किया और उस कार को भी देखा। उसकी आंखों में घृणा भरी हुई थी। क्या देख रहे हो? जल्दी करो और चले जाओ। मो बिंगयुन का मिजाज तुरंत बिगड़ गया। उसने ठंडे लहजे में उसे फटकारा और वहां से चली गई। मो फैंग ने अपनी नाक रगड़ी। उन्हें एक अनचाही विपत्ति का सामना करना पड़ा था। जब मो बिंगयुन अपनी कार लेकर बाहर निकली तब तक डगमगाती हुई कार रुक चुकी थी और कार का दरवाजा खुला और 2 लोग कार से बाहर निकले। मो बिंगयुन ने घृणा भरी नजर से देखा। जब उसने एक परिचित आकृति को देखा तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने अचानक ब्रेक लगा दिए, सिर्फ इसलिए कि उसने उनमें से एक आदमी को पहचान लिया था। जू हाओ, जू ग्रुप के अध्यक्ष। बेशक यह उसका मामला नहीं था। वह दूसरों के खेलने के तरीके को नियंत्रित नहीं कर सकती थी, लेकिन उनका उसकी दोस्त यूयुन के साथ भी रिश्ता था। इसी वजह से उसे हस्तक्षेप करना पड़ा। उसने तुरंत कार का दरवाजा खोल दिया। मो बिंगयुन अपनी आंखों में जानलेवा इरादे लिए आक्रामक ढंग से उन दोनों की ओर बढ़ी। डिंग। मो बिंगयुन बेहद डिस्गस्टेड है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 777। जू फैंगफेई और जू हाओ कार से बाहर निकले। जू फानफेई ने जू हाओ का हाथ थाम लिया और श्रद्धा भरे भाव से कहा, पापा आप बहुत ही अद्भुत हैं। क्या आपको ये पसंद है? जू फानफेई ने अपनी आंखें घुमाई और खिलखिलाकर हंस पड़ी। इतने शानदार पिता के साथ लिंगर को ये स्वाभाविक रूप से पसंद आता है।
तुम छोटी चालाक औरत हो। जू हाओ ने उसे थपथपाया। हालांकि यह जू फानफेई मुख्य महिला किरदार नहीं थी, वह एक महिला खलनायिका थी। उनकी खूबसूरती और आकर्षण किसी भी तरह से मुख्य अभिनेत्री से कम नहीं थे। इस विचार को धारण करते हुए कि अच्छी महिलाओं को जाने नहीं देना चाहिए और बुरी महिलाओं को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, जू हाओ ने उसे अपने संरक्षण में ले लिया। अन्य महिला मुख्य किरदारों के साथ होने पर वे सभी अपेक्षाकृत संयमित रहती थीं, हमेशा खुलकर जीने में असमर्थ। लेकिन जू फानफेई ने उसे प्रसन्न करने के लिए हर संभव प्रयास किया और वह पहले से कहीं अधिक निडर भी था। उसने कई तरह की तरकीबें आजमाई। पापा, आप तो कमाल के हैं, अगली बार क्यों ना मैं किसी प्यारी सी लड़की को अपने साथ ले आऊं। वो मेरी स्कूल की जूनियर है, वो मुझसे भी ज्यादा सुंदर है, उसका चेहरा मासूम और प्यारा है। पापा, आपको वो जरूर पसंद आएगी। शुरुआत में जब वह जू हाओ के साथ थी, जू फानफेई को लगा कि उसे एक अमीर आदमी मिल गया है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ उसे सचमुच इस आदमी से प्यार हो गया था। जू हाओ का और अधिक स्नेह पाने के लिए जू फानफेई ने अपनी कई बुरी आदतों को बदल दिया। उदाहरण के लिए घमंडी होना और गरीबों को नीचा समझना। उसने खुद को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत भी की ताकि वह जू हाओ के योग्य बन सके। स्कूल में पुनः प्रवेश लेना और स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल करना। जिस जूनियर का उसने जिक्र किया वह स्कूल में मिली थी। जू हाओ ने उसके सिर पर थपथपाया। तुम लोग खिलवाड़ करने की हिम्मत मत करना। उसके सामने जू फानफेई के आज्ञाकारी व्यवहार से धोखा मत खाना। उसका असली स्वभाव नहीं बदला था, ये और भी ज्यादा पेचीदा हो गया था। उसे खुश करने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती थी। जू फानफेई ने अपना सिर ढक लिया और दुखी स्वर में कहा, पिताजी, आप मुझे तंग कर रहे हैं, मैं कैसे शरारत कर सकता हूँ। कि उसने क्या कहा, लेकिन उसकी चमकीली नम आंखें लगातार इधर उधर घूम रही थीं। वह जानती थी कि जू हाओ को खूबसूरत महिलाएं पसंद थीं। अगर उसने उस जूनियर को जू हाओ को दे दिया, जू हाओ उसे जरूर पसंद करेगा और उसे और भी अधिक कृपा प्राप्त होगी। स्कूल के एक कक्षा कक्ष में स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की, जिसका चेहरा अंडाकार था और जिसकी आंखें चमकीली आड़ू के फूल जैसी थीं, जो दिखने में पवित्र और प्यारी थी, अचानक उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। स्कूल की सबसे खूबसूरत छात्रा को अजीब सा महसूस हुआ और वह अपने सामने रखी किताब के पन्ने पलटती रही, लेकिन वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही थी। उसका मन लगातार बेचैन था। जू हाओ और जू फैंगफेई मॉल की ओर चल दिए। इसी क्षण मो बिंगयुन हत्या के इरादे से वहां पहुंची। उसने दूर से चिल्लाकर कहा, जू हाओ, तुम क्या कर रहे हो। मो बिंगयुन और करीब आ गई। उसने ध्यान से जू हाओ को देखा। उसके चेहरे पर ठंडेपन के साथ साथ घृणा के भाव भी थे। जज मो, बहुत दिनों बाद मिले। जू हाओ मुस्कुराते हुए बोला। वह इस महिला मुख्य किरदार को देखकर कुछ हद तक हैरान था। उसने उसे जीतने का तरीका पहले ही तय कर लिया था। अगर सामान्य रणनीतियां कारगर नहीं होती तो असाधारण साधनों का इस्तेमाल करने के लिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। बात सिर्फ इतनी थी कि पिछले महीने से उनका ध्यान लुओ किंगजियान पर ही केंद्रित था और उसने मो बिंगयुन पर ध्यान नहीं दिया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसके पास आएगी। वह उस उपहार को क्यों अस्वीकार करेगा जो स्वयं ही वितरित हो गया हो। उन्होंने मुस्कुराते हुए इसे स्वीकार कर लिया। अमर बंधन की रस्सी, छोटा चमड़े का चाबुक और नए खींचे गए वृत्त, अब इनका उपयोग करने का समय आ गया था। 245 उसकी पकड़ से बच नहीं सकते। पापा अभी भी कमाल के हैं, आप नहीं चाहेंगे। जू हाओ के उदासीन आचरण ने मो बिंगयुन को क्रोधित कर दिया, विशेषकर जब उसने जू हाओ के बगल में खड़ी युवती को देखा। छात्र की वर्दी पहने हुए, उसकी उम्र मात्र 20 वर्ष के आसपास थी, लगभग जू हाओ की आधी उम्र का। वह उसका पिता हो सकता है। इतनी कम उम्र की लड़की के साथ रहने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। जू फैंगफेई ने पलकें झपकाईं। गुस्से में भरी मो बिंगयुन को देखकर वह सोच में पड़ गई। जू हाओ के तरीकों को देखते हुए यह अजीब है, ऐसी खूबसूरत लड़की उसकी पकड़ से नहीं बचनी चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे जू हाओ ने अगवा कर लिया हो। जब उसे पता चला कि बाहर और भी महिलाएं हैं तो उसने बहुत हंगामा किया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कौन सी महिला जू हाओ की शक्ति के आगे नहीं झुकेगी। वह तो और भी बहनें होने की इच्छा रखती थी, खुद को चोट पहुंचाने से डरती है। और एक और बात, अगर वह क्रोधित भी होती तो भी उसे घृणा महसूस नहीं होती। दूसरे शब्दों में कहें तो वह जू हाओ की प्रेमिका नहीं थी। मो बिंगयुन ने आगे जो कहा उससे यह बात पुष्ट हो गई। जू हाओ, तुमने ऐसा कैसे किया। बाहर से जवान लड़कियों का अपहरण करना, क्या तुम यूयुन के साथ न्याय कर रहे हो। जू फानफेई की आंखों में अचानक एहसास का भाव प्रकट हुआ। तो उसकी कोई दोस्त या बहन जू हाओ के साथ थी। वह संयोगवश उनके सामने आ गई और न्याय मांगने आई। जू फानफेई को अपनी बहनों की कोई परवाह नहीं थी। उसे केवल इतना पता था कि उसके सामने खड़ी महिला दिखने में सुंदर, कदकाठी में आकर्षक और स्वभाव में भी अच्छी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि जू हाओ भी उसे ही निशाना बना रहा था। उसे किस प्रकार मदद करनी चाहिए। जू फैंगफेई ने विचार करना शुरू किया। जू हाओ अविचलित रहे और शांत भाव से बोले, हालांकि मिस मो एक न्यायाधीश हैं, लेकिन वे ऐसे निजी मामलों में दखल नहीं दे सकती, है ना। मिस मो को मेरे मामलों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मो बिंगयुन बेहद गुस्से में थी। आपके मामलों की परवाह कौन करता है। अगर उसकी दोस्त यूयुन न होती तो वह दखलंदाजी नहीं करेगी। उसे अचानक याद आया कि वह उस दिन अपनी दोस्त के घर गई थी। जू हाओ की वजह से उनकी सालों पुरानी दोस्ती लगभग टूट गई थी। उनका अलगाव बुरे संबंधों के साथ हुआ। यूयुन ने जू हाओ का बहुत बचाव किया, लेकिन जू हाओ क्या कर रहा था। पलक झपकते ही वह बाहर एक युवती के साथ संबंध बना रहा था और पार्किंग लॉट में खड़ी एक कार में ये सिर्फ एक महिला थी जिसे उसने देखा था। कौन जाने ऐसे और कितने लोग हो सकते हैं। वह सही थी। जू हाओ वाकई में उसी तरह का कमीना था जो भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता था। उसकी दोस्त पहले ही गहरे दुख में डूब चुकी थी। उसे रोकना ही था, अन्यथा वह और भी गहरे दलदल में डूबती चली जाएगी और खुद को उसे बाहर निकालना उसके लिए असंभव हो जाएगा। उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। कौन तुम्हारे मामलों में दखल देना चाहेगा। मो बिंगयुन ने अपने दांत पीस लिए। मैं तुम्हारे बाहर के व्यभिचार को नियंत्रित नहीं कर सकती, लेकिन मैं चुपचाप खड़े होकर तुम्हें यूयुन को धोखा देते हुए नहीं देख सकती। मैंने उसे कैसे धोखा दिया। जू हाओ मुस्कुराता हुआ लग रहा था। वह मेरी पारिवारिक स्थिति जानती है और मेरी गुप्त प्रेमिका बनने को तैयार है। यह एक आपसी समझौता है। मो बिंगयुन चुप हो गई। वह इस बात से नाराज थी। उसे अपनी दोस्त के कार्यों पर निराशा का भाव महसूस हुआ। वह स्पष्ट रूप से बहुत ही सक्षम थी। कानूनी जगत की रानी के रूप में उन्हें अनगिनत लोगों द्वारा सराहा जाता था। फिर भी उसने स्वेच्छा से खुद को अपमानित किया और जू हाओ की रखेल बनकर संतुष्ट रही। नहीं, अब तो ऐसा लगता है कि वह तीसरी रखेल भी नहीं है, शायद पांचवा या छठा। जियो क्यू या जियोबा। अगर जू हाओ उसके विचारों को सुन पाता, वह निश्चित रूप से कहेंगे, ये बहुत छोटा है, इसका दायरा बहुत सीमित है। शियाओ क्यू या शियाओबा, आप किसे नीचा दिखा रहे हैं। वह पहले से ही शुरुआती रैंकिंग में शामिल है। अपने होठों को दबाते हुए मो बिंगयुन ने अनिच्छा से कहा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह आपकी बाहरी दिखावट से धोखा खा गई और आपके असली रंग को पहचान नहीं पाई। अगर उसे पता होता कि तुम हर जगह दूसरी लड़कियों के साथ संबंध बना रहे हो तो वह निश्चित रूप से तुम्हारे साथ नहीं होती। ओह, क्या यह ऐसा है। जू हाओ ने उदासीनता से कहा, तुम उसे बता दो, मुझे यकीन है कि वह मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। ये सुनकर मो बिंगयुन के चेहरे पर घृणा और तिरस्कार के भाव उभर आए।
क्या सभी पुरुष इतने अविश्वसनीय रूप से आत्मविश्वासी होते हैं? ये सचमुच घिनौना है। तुम थोड़ा इंतजार करो, मो बिंगयुन ने उपहास किया। उसने अपना फोन निकाला और यू यूं का नंबर डायल किया। बीप बीप बीप। कुछ देर घंटी बजने के बाद कॉल कनेक्ट हो गई। दूसरी तरफ से यू यूं की आवाज आई। बहन यूं, क्या कुछ गड़बड़ है? एक गहरी सांस लेते हुए मो बिंगयुन ने धीमी आवाज में कहा, छोटी यूं, याद है मैंने तुम्हें पहले क्या कहा था? तुरंत ही जूहाओ से अपना रिश्ता तोड़ दो। जूहाओ एक नीच इंसान है जो भावनाओं से खेलता है। मैंने अभी अभी उसे मॉल की पार्किंग में एक कार में एक छात्रा के साथ मौज मस्ती करते देखा। जब मैंने उसे पहली बार देखा तब वह पहले से ही बहुत उग्र था। कौन जाने उसने तुम्हारी पीठ पीछे कितनी घिनौनी हरकतें की होंगी। उसके साथ तुम्हारा भविष्य अच्छा नहीं होगा। वह सिर्फ भावनात्मक रूप से तुम्हारे साथ खिलवाड़ करेगा और जब तुम बूढ़ी और कमजोर हो जाओगी तो वह तुम्हें किनारे कर देगा। बेहतर है कि इसे जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए। बोलने के बाद मो बिंगयुन ने जूहाओ पर व्यंग्य किया। वह अपनी सहेली के जवाब का इंतजार कर रही है। हालांकि यू यून ने उसे तुरंत जवाब नहीं दिया। उसे फोन से कुछ भारी सांसों की आवाज सुनाई दी। यू यून ने गुस्से को दबाते हुए कई गहरी सांसें ली। उसने फोन के दूसरी तरफ ठंडे स्वर में कहा, मो बिंगयुन, मुझे पता है कि तुम पुरुष द्वेष से ग्रस्त हो और पुरुषों से घृणा करती हो, लेकिन आप अपनी समस्याओं के कारण दूसरों की बदनामी नहीं कर सकते, है ना? क्या हाओगे ने आपको उकसाया है? आप उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश क्यों करते रहते हैं? यू यून बेहद गुस्से में थी। पिछली बार जब मो बिंगयुन उसके घर आई थी तो जूहाओ की वजह से उन दोनों के बीच झगड़ा हो गया था, लेकिन आखिरकार वे कई वर्षों से घनिष्ठ मित्र थे। हालांकि वह नाराज थी, लेकिन यह इतनी ज्यादा नहीं थी कि वह पूरी तरह से झगड़ा कर ले। लेकिन उसे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। 1 महीने से अधिक समय बाद इस दोस्त ने फिर से फोन किया और जूहाओ की बदनामी और मानहानि की। यह असहनीय था। अगर जूहाओ उसके साथ खेल रहा होता और उसे धोखा दे रहा होता तो क्या उसे इसका एहसास नहीं होता? बाकी सब बातों को एक तरफ रखते हुए उसने उसे और लिंगर को अस्थि मज्जा शुद्धिकरण की गोलियां दी। ऐसी अनमोल दवा सचमुच अमूल्य थी। उसने उन्हें बस दे दिया। वह और लिंगर दोनों का पुनर्जन्म हुआ। उन्हें नई ऊर्जा मिली और वे कई साल छोटी दिखने लगी। क्या उसे उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी? इस एक बात से ही यू यून को अपनी सहेली की बात पर विश्वास नहीं रहा। क्या ये कहना सही होगा कि जूहाओ भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा था? उसने अपनी सहेली के स्त्रीद्वेषी व्यक्तित्व के बारे में सोचा। उसने स्वाभाविक रूप से मान लिया कि उसकी दोस्त जूहाओ की बदनामी कर रही है। इसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से जूहाओ से संबंध तोड़ना था। ये क्यों? यू यून को लगा कि जब उसकी दोस्त शंघाई आई थी तब उसके पास सिर्फ वही एक दोस्त के रूप में थी। वे अक्सर एक दूसरे से बातचीत करते रहे होंगे। कभी कभी वह जूहाओ के साथ होती थी और उसकी सहेली को पुरुषों से नफरत थी, इसलिए वह चाहती थी कि जूहाओ उससे दूर चला जाए। तब मो बिंगयुन उसे कभी भी ढूंढ सकती थी। यू यून जानबूझकर अपनी दोस्त के बारे में बुरा नहीं सोच रही थी। ये सचमुच मो बिंगयुन का व्यक्तित्व था। उसकी स्त्रीद्वेष की भावना चरम सीमा पर पहुंच गई थी। यह एक बीमारी है, इसका इलाज जरूरी है। सिर्फ इसलिए कि आप बीमार हैं, आप मेरा रिश्ता नहीं तोड़ सकते। इसके अलावा जूहाओ उसके और लिंगर के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार करता था, इसलिए अपनी सहेली को फिर से जूहाओ के बारे में बुरा बोलते हुए सुनकर उसे बहुत बुरा लगा। यू यून ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। फोन के माइक्रोफोन से एक आवाज आई। मो बिंगयुन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी दोस्त उसे ऐसी बात क्यों कहेगी। उसे लगा कि यू यून का मानना था कि वह जानबूझकर जूहाओ के बारे में उसकी स्त्रीद्वेष की भावना के कारण बुरा भला कह रही थी। इस अविश्वास ने उसके दिल को थोड़ा तो पहुंचाया, लेकिन मो बिंगयुन ने फिर भी कहा, लिटिल यून, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। मैं अभी पार्किंग लॉट में हूँ। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। जूहाओ और वह छात्रा मेरे ठीक बगल में है। उसने फोन पर समझाया। मो बिंगयुन ने जूहाओ की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, जूहाओ, दूसरी तरफ यू यून फोन पर है। क्या तुम कुछ कहने की हिम्मत करोगे? जूहाओ ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाई। वह बस मुस्कुराते हुए देखता रहा, चुप रहा। मो बिंगयुन का चेहरा बिगड़ गया। क्या तुम डरे हुए हो? क्या तुम यू यून के तुम्हारे असली रंग जानने से डरे हुए हो? ये जानते हुए कि जूहाओ कुछ नहीं बोलेगा, मो बिंगयुन की नजर उसके बगल में जू फानफेई पर पड़ी। उसने भावहीनता से कहा, छोटी बच्ची, तुमने अभी हमारी बातचीत सुनी। तुम्हें ये समझना चाहिए कि तुम्हारे बगल में बैठा यह आदमी एक नीच इंसान है जो भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है। तुम अकेले नहीं हो जिसे धोखा दिया गया है, और भी लोग हैं। इसे साबित करने के लिए कुछ कहो। उसने पहले सोचा था कि इस छात्र को भी जूहाओ ने धोखा दिया है। उसने छोटे छोटे एहसान करके उसे अपना बना लिया। अब जब उसे जूहाओ की असलियत पता चल गई है तो वह निश्चित रूप से दिल टूट जाएगी और उसे दूर रहेगी। लेकिन मो बिंगयुन निराश थे। जू फानफेई ने भी कुछ नहीं कहा। मो बिंगयुन को उसकी आंखों में उपहास भी दिखाई दिया। फोन के दूसरी तरफ मौजूद यू यून को कोई आवाज सुनाई नहीं दी। उसे लगा कि मो बिंगयुन नाटक कर रही है। वह तुरंत अधीर हो गई। ठीक है, मुझे और भी काम करने हैं। मेरे पास तुम्हारा नाटक सुनने का समय नहीं है। बात खत्म करने के बाद उसने बिना किसी झिझक के फोन काट दिया। लिटिल यून, ऐसा मत करो। मो बिंगयुन ने अभी अभी अपनी बात कही थी। उसे कॉल कटने की आवाज सुनाई दी और वह तुरंत अपनी जगह पर जम गई। डिंग। मो बिंगयुन गुस्से से आग बबूला हो गई। भावनात्मक मूल्य जोड़ 876। होश में आने पर मो बिंगयुन ने अनियंत्रित क्रोध से जूहाओ की ओर देखा। उसके दांत लगभग चकनाचूर हो गए थे। जूहाओ, क्या तुमने यह नहीं कहा था कि अगर मैं यू यून को तुम्हारी असलियत बता भी दूं तो भी वह तुम्हें छोड़कर नहीं जा पाएगी? आप इस महत्वपूर्ण क्षण में क्यों नहीं बोल रहे हैं? तुम मुझे बोलने को कहो और मैं बोलूं। ये तो बहुत शर्मनाक होगा। तुम खुद को क्या समझते हो? जूहाओ ने मुंह फुलाया। उसके चेहरे पर चंचल भाव थे। मो बिंगयुन का चेहरा पहले पीला पड़ा और फिर हरा हो गया। वह इतनी गुस्से में थी कि बोल नहीं पा रही थी। उसने फिर से जू फानफेई की ओर देखा। फोन के दूसरी तरफ वाली महिला भी तुम्हारी ही तरह जूहाओ द्वारा धोखा खाई हुई महिला है। तुमने अभी क्यों नहीं बोला? वह उस लड़की से भी बहुत नाराज थी। सार्वजनिक स्थान पर कार में जूहाओ के साथ छेड़छाड़ करना। बेशर्म, उसे सिर्फ पुरुषों को खुश करना आता है। उसकी कोई सीमा नहीं है। मो बिंगयुन भी ऐसे लोगों से नफरत करता था। इस समय जू फानफेई चुप नहीं रह सकी। उसने अपना हाथ जूहाओ के चारों ओर लपेट लिया। उसकी बाहों में सिमट गई और खिलखिलाते हुए बोली, चाची, आप कौन हैं? पिताजी ने मुझे कैसे धोखा दिया? पापा। मो बिंगयुन की पुतलियां अचानक सिकुड़कर सुई की नोक जितनी छोटी हो गईं। जू फानफेई के हल्के लाल हुए गालों को देखकर क्या उनके बीच इस तरह का रिश्ता हो सकता है? नहीं, ये सही नहीं है। उसने ध्यान से उन दोनों के चेहरों को देखा। धारा 671 एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। मुझे कोई समानता नहीं मिली। मेरे सामने खड़ी लड़की जूहाओ की सातवीं लिंगर नहीं थी। संभवतः यह एक विशेष पता था। मुझे पता था कि कुछ लोगों की पसंद अनोखी होती है। उन्हें अच्छा लगता था जब लड़कियां उन्हें पापा कहकर बुलाती थी, जिससे उन्हें उपलब्धि का एहसास होता था। ये लड़की भी सचमुच जूहाओ को खुश करने की कोशिश कर रही थी, इसलिए उसने उसे इतनी आत्मीयता से पुकारा मानो ये सब वास्तविक हो। बेशर्म। जू फैंगफेई ने जारी रखा, हम भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। शून्य फूलों का अनुरोध किया गया। वह अपने पंजों पर खड़ी हुई और उसने उसे झटपट एक चुंबन दिया। उसने मो बिंगयुन की ओर अपनी ठुड्डी उठाकर देखा और वह बेहद आत्मसंतुष्ट लग रही थी। मो बिंगयुन की भौहें फड़क उठी। क्या तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? जूहाओ भी दूसरी महिलाओं से प्यार करता है और तुम्हें इस बात पर जरा भी गुस्सा नहीं आता?
जू फैंगफेई मुस्कुराई, उसकी मुस्कान दीप्तिमान थी। मुझे हाओगे बहुत पसंद है और चूंकि मैं उसे पसंद करता हूँ, इसलिए मुझे उसके बारे में हर चीज के प्रति सहनशील होना चाहिए। इसके अलावा पापा बहुत ही शानदार हैं। कुछ और महिलाओं के होने में क्या बुराई है? मोबिंग स्तब्ध होकर चुप हो गया। उसने पहली बार इतना चौंकाने वाला बयान सुना था। जिस आदमी के साथ वह थी, उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसके साथ और भी महिलाएं हैं या नहीं, और वह तो ये भी चाहती थी कि वह और भी महिलाएं ढूंढे। क्या उसे यकीन था कि वह आधुनिक समाज में है, या फिर क्या वह प्राचीन काल में वापस चली गई थी? ये कौन सा युग था? क्या आप अभी भी किसी पुरुष को महिलाएं ढूंढने में मदद कर रहे हैं? मोबिंग को लगा कि यह लड़की बीमार है, और वह सिर्फ थोड़ा बहुत बीमार नहीं था। फिर जू फैंगफेई की आवाज गूंजी, कैसा रहेगा? मेरे पिताजी बहुत ही अद्भुत हैं, आप भी मेरे पिताजी से मिल लीजिए तो अच्छा रहेगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं तुम्हें निश्चित रूप से इस स्थिति में ला दूंगा कि तुम खुद को इससे बाहर नहीं निकाल पाओगे। उसकी निगाहें मोबिंग पर टिकी रही, मानो वह उसे परख रही हो, जैसे किसी अच्छे उत्पाद को देख रहे हों। मोबिंग को उसकी पैनी नजरों के नीचे बेहद असहज महसूस हो रहा था। उसकी खोपड़ी में झुनझुनी होने लगी और उसके पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। ये किस तरह का मजाक था? उसे जूहाओ के साथ रहने दो, वह मरना ज्यादा पसंद करेगी। इस बात की पुष्टि हो जाने के बाद कि यह लड़की बीमार थी, मोबिंग ने उससे और अधिक बात करने में समय बर्बाद नहीं किया और फिर से जूहाओ की ओर देखा। जूहाओ, तुम तो कुछ और ही हो। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर तुम मुझे किसी हथियार के साथ पकड़े गए तो मैं तुम्हें अदालत में घसीट लूंगा और तुम्हारी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला दूंगा। जूहाओ की निर्लजता के सामने वह असहाय थी। वह इतनी गुस्से में थी कि उसकी छाती अनियमित रूप से ऊपर नीचे हो रही थी। मोबिंग सचमुच क्रोधित हो गई थी। ऐसे व्यक्ति का इस दुनिया में अस्तित्व नहीं होना चाहिए। उसने पहले ही जूहाओ पर कड़ी नजर रखने का फैसला कर लिया था। वह अब जूहाओ को अन्य महिलाओं को नुकसान पहुंचाने नहीं दे सकती थी। ये बात ठंडे लहजे में कहकर मोबिंग मुड़ी और जाने ही वाली थी। तभी उसके पीछे से एक धीमी सी आवाज आई, क्या मैंने कहा था कि तुम जा सकते हो? जूहाओ बोला। वह अचानक उसके पास आए और उसे डांटने लगी, और अब वह जाना चाहती थी। यह इतना आसान नहीं था। मोबिंग ने अपना सिर पीछे घुमाया और गुस्से से उसे घूरने लगी। आप और क्या करना चाहते हैं? यह मत सोचिए कि सिर्फ इसलिए कि आप सैकड़ों अरबों के मालिक हैं, हर कोई आपसे डरता है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी हैसियत क्या है। जूहाओ ने हल्की सी मुस्कान दी, इतना परेशान मत हो, मैं बस तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। एक विचार आते ही उसके हाथ में 3 तस्वीरें प्रकट हो गईं। ये चित्र सिस्टम द्वारा बनाए गए थे। मोबिंग की नग्न तस्वीरें, कुल मिलाकर 10 थे। वह पहले उसे शांत करने के लिए उनमें से कुछ निकाल लेता था। उसने हाथ बढ़ाकर उन्हें सौंप दिया। मोबिंग ने तिरस्कारपूर्ण भाव से देखा और उन्हें लेने से इनकार कर दिया। जिस भी चीज को किसी पुरुष ने छुआ होता था, वह उसे घृणित लगती थी। उसने तस्वीरों पर बस एक सरसरी नजर डाली, लेकिन बात सिर्फ एक नजर की थी। मोबिंग पर जैसे बिजली गिर गई हो, उसका चेहरा एकदम बदल गया। उसने झटपट तस्वीरें छीन ली। तस्वीरों में दिख रही महिला विभिन्न आकर्षक मुद्राएं बना रही है। वह निस्संदेह वही थी। उसकी शक्ल बेहद शर्मनाक थी। असंभव, नकली, सब बनावटी। मैं अपने चित्र अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए आप पर मुकदमा करूंगा। मोबिंग ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया। फिर उसने गुस्से से भरे चेहरे के साथ जूहाओ को घूर कर देखा, लेकिन उसकी आंखों में डर की एक झलक थी, क्योंकि तस्वीरों में वह बिना किसी झिझक के अपने शरीर का प्रदर्शन कर रही थी, मानो जानबूझकर प्रसन्न करने और प्रशंसा पाने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वह जानती थी कि उसे पुरुषों से कितनी नफरत है। वह किसी पुरुष की प्रशंसा पाने के लिए कभी भी खुद को इस तरह नीचा नहीं दिखाएगी। और उसका व्यक्तित्व उदासीन था। वह पूरी तरह से अपने काम पर केंद्रित थी। अतीत को याद करते हुए उसने कभी भी अकेलेपन के कारण आत्मा मनोरंजन के लिए तस्वीरें नहीं ली थी, और उसने पहले कभी ये पोज नहीं दिए थे। इसलिए तस्वीरों में दिख रही व्यक्ति निश्चित रूप से वह नहीं थी, और उसे पूरा यकीन था कि ये तस्वीरें छुपकर नहीं ली गई थी। इन्हें डिजिटल रूप से संयोजित किया गया होगा, चाहे वे मिश्रित तस्वीरें हो या नहीं। आपको ये बात किसी और से बेहतर पता होनी चाहिए, जूहाओ ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा। स्विश, मोबिंग लगभग उस बिल्ली की तरह उछल पड़ी जिसकी पूंछ पर किसी ने पैर रख दिया हो। वह डर से कांप रही थी। एक शीर्ष न्यायाधीश होने के नाते उन्हें विभिन्न मामलों के साक्ष्यों को समझना आवश्यक था। बेशक उसने तस्वीरों की प्रामाणिकता की पहचान करना सीख लिया था। उसने अभी अभी तस्वीरों को देखा था और उसे उनमें संश्लेषण या हेरफेर का कोई निशान नहीं मिला। इसके अलावा उसकी अंतर्ज्ञान शक्ति भी बहुत प्रबल थी। तस्वीरों में दिख रही महिला वही थी। विवरण बहुत सटीक थे। तिल कहाँ थे, कितने तिल थे, जन्मचिन्ह कहाँ स्थित था, उसका आकार कैसा था, एक भी छोटी सी बात गलत नहीं थी। न सिर्फ शक्ल सूरत, बल्कि स्वभाव भी बिल्कुल एक जैसा था। अगर वह नहीं होती तो क्या होता? उसे पूरा यकीन था कि उसने पहले कभी इस तरह से पोज नहीं दिया था। वह निश्चित रूप से मान लेगी कि तस्वीरों में दिख रही व्यक्ति वही है। यहाँ तक कि मोबिंग को भी आश्चर्य हुआ कि क्या उन्हें सम्मोहित किया गया था और ये तस्वीरें ली गई थी। लेकिन उसकी आंखें भी बिल्कुल सामान्य दिख रही थीं। उसके चेहरे के भाव देखकर जूहाओ का दिल हिल गया। उसे लगा था कि ये तस्वीरें मुख्य अभिनेत्री ने ली हैं। ऐसा प्रतीत हुआ कि वे नहीं थे। वे सीधे सिस्टम द्वारा उत्पन्न किए गए थे। संश्लेषण के किसी भी निशान का पता न लगा पाना केवल ये दर्शाता है कि यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। जजमो, आप ऐसा नहीं चाहेंगे। 246 यह आपके लिए सम्मान की बात है कि मैं आपको पसंद करता हूँ। मेरी सेवा करो, समझौता करो, आत्मसमर्पण करो। मोबिंग का मन उथल पुथल में था। उसका दिमाग बिल्कुल खाली था। भले ही उसे पूरा यकीन था कि उसने इन पोज में तस्वीरें नहीं खिंचवाई थी। तस्वीरों में दिख रही व्यक्ति बिल्कुल उसी महिला जैसी थी। ये सोचकर कि जूहाओ ने उसे तस्वीरें दी थी, क्या इसका मतलब यह नहीं था कि उसने उसे पूरी तरह नग्न अवस्था में देखा था? मोबिंग को पहले से ही पुरुषों से गंभीर भय एंड्रोफोबिया था, और उसे घृणित जूहाओ द्वारा बेनकाब होते हुए देखा गया था। उसे बेहद असहज महसूस हो रहा था। हताशा, क्रोध, शर्म, हर तरह की नकारात्मक भावनाएं उमड़ पड़ी। असंभव, यह असली नहीं है, ये सब कृत्रिम और नकली है। मोबिंग ने इसे मानने से इनकार कर दिया और दांत पीसते हुए जूहाओ की ओर देखा। दूसरों की तस्वीरों को निजी तौर पर जाली बनाकर उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए, जूहाओ, मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा करूंगा। जूहाओ ने उदासीनता से अपना हाथ हिलाया। क्या आपको यकीन है कि यह नकली है? उसकी आंख के कोने पर मौजूद आंसू के तिल को देखो, यहाँ तक कि उसकी कनपटी के बाल भी बिल्कुल एक जैसे हैं। चूंकि तुम इसे स्वीकार नहीं कर रहे हो, तो शर्त लगाते हैं। मैं शर्त लगाता हूं कि मैं तस्वीरों में तुम्हारे शरीर की हर एक छोटी से छोटी बात ढूंढ सकता हूं। क्या तुम मुझे जांच करने की हिम्मत करोगे? जूहाओ मुस्कुराया, लेकिन उसके शब्द शैतान के शब्दों से भी अधिक भयावह थे। इसके अलावा, भले ही आपको लगता हो कि यह नकली है, क्या दूसरे इस पर विश्वास करेंगे? मुझे बताएं, अगर मैं ये तस्वीरें जारी कर दूं, तो कितने लोग इनमें दिलचस्पी लेंगे? वह निर्मम और अभिमानी महिला न्यायाधीश निजी तौर पर ऐसे मोहक हाव-भाव दिखाती है, दूसरों को चुनने और जो चाहे लेने देती है। आपको क्या लगता है क्या होगा? जैसे जैसे वह सुनती गई, मोबिंग का चेहरा और भी बदसूरत होता गया। अंततः वह कांपने लगी। उसकी निगाहों में अभूतपूर्व भय का भाव झलक रहा था, जो उसने जूहाओ की ओर देखा। जूहाओ की कही बातों पर विचार कर रहा हूं। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं थी, ये और भी ज्यादा चौंकाने वाला होगा।
और साथ ही उसे पुरुषों से भी डर लगता है। दूसरों द्वारा उसकी तस्वीरें देखे जाना मृत्यु से भी बदतर होगा। जैसा कि जू हाओ ने कहा, उसे पूरा यकीन था कि तस्वीरें जाली हैं, लेकिन क्या दूसरे उसकी बात पर विश्वास करेंगे? ऐसा लगा मानो आकाश गिर पड़ा हो। मो बिंगयुन को अपनी दृष्टि धुंधली होती हुई महसूस हुई। उसका शरीर लड़खड़ा रहा था, मानो वह गिरने ही वाली हो। उसने तस्वीरों को अपने हाथ में कसकर पकड़ रखा था, जिससे उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए थे। मो बिंगयुन ने दांत पीसते हुए ठंडे लहजे में मांग की, जू हाओ, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम क्या करना चाहते हो? क्या करना है? जू हाओ ने अपनी भौहें उठाई और उसकी निगाहें उस पर घूम गईं। 05 जज मो की सुंदरता यू युन से कम नहीं है। चूंकि तुम अपनी दोस्त के मेरे बुरे हाथों का शिकार होने को लेकर इतनी चिंतित हो, तो क्यों न तुम उसकी जगह ले लो। टैप टैप टैप। मो बिंगयुन का मुंह खुला रह गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह विश्वास से कुछ कदम पीछे हट गई। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि जू हाओ उस पर नजर रखेगा। खुद को संभालते हुए उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था और उसकी आवाज में दृढ़ता थी। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। यह विचार छोड़ दो। हे, जू हाओ ने धीरे से हंसते हुए कहा। विषय बदलते हुए उनका लहजा चंचल हो गया। जज मो, आप नहीं चाहेंगे कि आपके निजी फोटोशूट की तस्वीरें फैलें, है ना? इस समय जू हाओ की छवि टेलीविजन के एक शातिर खलनायक की थी। पागल और बेईमान। असल में वह तस्वीरें जारी नहीं करेगा। ये सिर्फ धमकी देने का एक जरिया था। वह पहले से ही उसकी नियति की स्त्री थी, वह दूसरों को इसका फायदा क्यों उठाने देता? लेकिन मुख्य महिला किरदार को यह बात पता नहीं थी। उसके मन में उसकी जो छवि थी, उसे देखते हुए उसे यकीन था कि वह सचमुच ऐसा करेगा। उनका मानना था कि मो बिंगयुन के गंभीर पुरुष द्वेष के कारण वह अपनी तस्वीरों को दूसरों द्वारा देखे जाने को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, क्योंकि यह उसके लिए मृत्यु से भी अधिक असहनीय होगा। चाहे इसका मतलब मौत ही क्यों न हो, वह उन तस्वीरों को फैलने नहीं देगी। क्या वह कुछ उचित समझौते करेगी? उन्हें विश्वास था कि वह चुनाव करना जानती है। भिन-भिनाहट, भिन-भिनाहट, भिन-भिनाहट। मो बिंगयुन वहीं जम गई, उसका दिमाग चकरा रहा था। मैं भी ऐसा नहीं करना चाहता। जू हाओ के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। उसका दिल एकदम बैठ गया। जब जू हाओ ने तस्वीरें निकाली, तो उसे इस पल का पहले से ही अनुमान था। लेकिन जब ये क्षण सचमुच आ गया, वह अब भी इसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी। जू हाओ के साथ रहना वह बिल्कुल नहीं चाहती थी। उसके मन में पुरुषों के प्रति घोर घृणा थी। जू हाओ भी एक नीच इंसान था, जिससे उसे और भी ज्यादा घृणा होने लगी। उसके साथ रहने के बारे में सोचते ही वह बेहद अनिच्छुक हो जाती थी। वह निश्चुक थी, लेकिन जू हाओ ने उसे इन तस्वीरों से धमकाया। जू हाओ की बेशर्मी को देखते हुए अगर उसने कहा है कि वह तस्वीरें सार्वजनिक करेगा, तो वह निश्चित रूप से ऐसा करेगा। यह नरक में गिरने से भी ज्यादा भयानक होगा। यह निश्चित रूप से वह नहीं था जो वह देखना चाहती थी। तस्वीरें, ठीक है। मो बिंगयुन अचानक वास्तविकता में लौट आई। उसने अपने हाथ में मौजूद कुछ तस्वीरों को पकड़ा और कुछ चटकने की आवाजों के साथ उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया। वे सचमुच पूरी तरह से क्षत विक्षत हो गए थे। वह चीज जिसे दोबारा जोड़ने पर भी ठीक नहीं किया जा सकता था। उद्धरण चिन्ह, जू हाओ, तुम्हारे अपराधों की सूची में एक और अपराध जुड़ गया है, किसी की निजता का उल्लंघन करना, और तुम पर धमकी देने और ब्लैकमेल करने का भी संदेह है। बस अदालत के समन का इंतजार करो। तस्वीरों को फाड़ देने से भी सुरक्षित महसूस करने की भावना नहीं मिली। मो बिंगयुन ने उन्हें बार बार मसल दिया। उसने अपने हाथ में मौजूद टुकड़ों को ऐसे संभाला मानो वे जू हाओ हों। हर बार दबाने का बल अविश्वसनीय रूप से अधिक था। जब तक आप खुश हैं, जू हाओ ने उदासीनता से जवाब दिया। लेकिन मुझे आपको ये याद दिलाना जरूरी लगता है, आपने बैकअप बनाए बिना मुझे तस्वीरें तो नहीं दी, है ना? और क्या आपको यकीन है कि वे केवल कुछ ही थे? मेरे पास तो इससे भी अधिक विस्फोटक हथियार हैं, ताकि आप इन्हें दोबारा नष्ट न कर दें। मैं इन्हें आपको नहीं दिखाऊंगा। मैं इन्हें अपने आनंद के लिए रखूंगा। मुझे कहना पड़ेगा, जज मो का फिगर वाकई बहुत अच्छा है। अगर दूसरे लोग आइसबर्ग फीमेल जज को इस तरह देखते तो। ये सुनकर मो बिंगयुन का शरीर थोड़ा कांप गया। उसने अपने होंठ कसकर बंद कर लिए। अंत में उसने निराशा भरी आह भरी, उसकी आवाज में समझौते का भाव झलक रहा था। जू हाओ, तुम जीत गए। अब से मैं तुम्हारे और यू युन के मामलों में दखल नहीं दूंगा। ये तस्वीरें आपको कहीं से भी मिली हों, इन सभी को नष्ट कर दें। जू हाओ ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप उसे देखता रहा, मानो किसी मूर्ख को देख रहे हों। मो बिंगयुन ने गहरी भौहें चढ़ाईं। उसके मन में एक बुरी आशंका पैदा हो गई। जू हाओ, तुम और यू युन जो चाहो कर सकते हो, मैं अब तुम्हारे मामलों में दखल नहीं दूंगा। अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ। मुझे लगता है कि आप एक बात गलत समझ रहे हैं। अब ये यू युन के बारे में नहीं है, यह आपके और मेरे बारे में है। जू हाओ कुछ देर रुका, उसके चेहरे पर व्यंग्य का भाव था। ऐसा लगता है कि तुम्हारी दोस्ती उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि तुम दिखावा कर रही हो कि तुम्हें अपनी दोस्त की बहुत परवाह है, जबकि तुम्हें डर है कि कहीं वह किसी नीच इंसान के हाथों धोखा ना खा जाए। लेकिन जब यह आपके ऊपर आ पड़ता है, तो आप तुरंत खुद को अलग कर लेते हैं और किसी भी चीज की परवाह नहीं करते हैं। अपने दोस्त की चिंता क्यों नहीं करते? क्या तुम्हें इस बात की परवाह नहीं कि तुम्हारा दोस्त एक नीच इंसान के हाथों धोखा खा रहा है? तुम तो बिल्कुल दोहरे चरित्र वाले इंसान हो। अरे बाप रे, अगर यू युन को पता चले कि जिस दोस्त ने उसे बहन कहकर पुकारा था, उसने ही उसे धोखा दिया है, तो पता नहीं वो क्या सोचेगी। क्या वे इसके बाद दुश्मन बन जाएंगे, लगातार एक दूसरे को तबाह करते रहेंगे? ये दिलचस्प है और मैं बहुत उत्सुक हूँ। जू हाओ ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा और बेहद दिलचस्पी से देखने लगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मो बिंगयुन का चेहरा पीला पड़ गया था, रंगहीन हो गया था। उसके मन में ऐसे विचार बिल्कुल नहीं थे, लेकिन एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि खंडन कैसे करे। वह इतनी घबराई हुई थी कि उसे पसीना आने लगा। छी, इस सूक्ष्म रूप से तनावपूर्ण क्षण में एक बेमौसम हंसी गूंज उठी। पता चला कि जू फानफेई अपनी हंसी नहीं रोक पाए। मो बिंगयुन ने भौहें चढ़ाकर उसकी ओर देखा। जू फैंगफेई ने इशारा किया। माफ कीजिए, मुझे विशेष प्रशिक्षण मिला है। मैं आमतौर पर नहीं हंसती, जब तक कि मेरे लिए हंसना अपरिहार्य न हो। पिताजी सही कहते हैं, तुम दोमुही कुतिया हो, एक शातिर कुतिया। जो भी तुमसे दोस्ती या बहनें बनाता है, उसका दुर्भाग्य बहुत बुरा होता है। ऊपरी तौर पर तो तुम एक अच्छी बहन की तरह व्यवहार करती हो, लेकिन कौन जानता है कि कब तुम किसी महत्वपूर्ण क्षण में उन्हें धोखा दे दोगी। जू फैंगफेई का व्यक्तित्व सीधा साधा था, क्योंकि वे दुश्मन थे, इसलिए वह अंत तक लड़ेगी, भले ही अब स्कूल में उस जूनियर के साथ उसके संबंध अच्छे हों। वह भी एक प्रारंभिक उद्देश्य के साथ किया गया था। मो बिंगयुन के विपरीत, उसने शुरू में सचमुच तुम्हें बहन की तरह माना, तुम्हारे भले के लिए हर तरह के काम किए, लेकिन एक अहम मौके पर उसने तुम्हें धोखा दिया। इससे उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। हालांकि जू फैंगफेई ने गलत समझा था। मो बिंगयुन ने वे शब्द क्यों कहे, इसका कारण यह है। दरअसल ये जू हाओ के मार्गदर्शन का परिणाम था, और इसलिए भी क्योंकि वह जू हाओ की धमकियों के आगे अपना आपा खो बैठी थी। आखिरकार वह फिल्म की मुख्य महिला किरदार थी। उसमें अभी भी बुनियादी नैतिक चरित्र मौजूद था। जब जू फानफेई जोर से हंसी, तब मो बिंगयुन ने आखिरकार उसकी उपस्थिति पर ध्यान दिया। वह इतनी गुस्से में थी कि उसके दांतों में दर्द होने लगा। हालांकि कुछ सोचते हुए मो बिंगयुन शांत हो गई। उसने संदेह और आश्चर्य से भरे स्वर में पूछा, क्या तुमने नहीं देखा कि जू हाओ क्या कर रहा है? वह मुझे अपने साथ रहने के लिए धमका रहा है। तुम उसकी औरत हो, क्या तुम्हें जरा भी परवाह नहीं है? मैं क्यों ध्यान दूं? जू फानफेई ने अपना सिर झुकाया। यह आपके लिए सम्मान की बात है कि पिताजी आपको पसंद करते हैं। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप इसे आज्ञाकारी रूप से स्वीकार करें। शायद आज रात हम साथ मिलकर उनकी सेवा भी कर सकें। मो बिंगयुन को लगा कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया है और वह लगभग बेहोश हो गई।
उसे इस पागल लड़की से नहीं पूछना चाहिए था। उसे पता था कि जू हाओ उसे धमकी दे रहा है। उन्हें तो बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि वह उसके साथ रात बिताएगा। क्या ये ऐसे शब्द हैं जो एक सामान्य व्यक्ति कहेगा? मो बिंगयुन पूरी तरह से असहाय थी। उसने बहुत दिमाग लगाया लेकिन उसे कोई उपाय सूझ नहीं पाया। जज मो, क्या आपने इस पर विचार किया है? मेरा समय सीमित है। चूंकि अब मुझे आप में काफी दिलचस्पी है, इसलिए मैंने आपको एक अवसर दिया है। अगर आप सहमत नहीं हैं, तो मैं केवल खेद व्यक्त कर सकता हूं और उन तस्वीरों को प्रकाशित कर सकता हूं। जू हाओ के चेहरे पर पछतावे की आहें साफ झलक रही थीं। जू हाओ, क्या तुम ये काम यूयुन के योग्य कर रहे हो? वह तुमसे बहुत प्यार करती है और मैं उसकी अच्छी दोस्त हूं। अगर उसे पता चले कि तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, तो उसका दिल कितना टूट जाएगा। कठोर दृष्टिकोण कारगर नहीं होगा। मो बिंगयुन ने नर्म स्वर में बोलना शुरू किया। उसे उम्मीद थी कि जू हाओ में कुछ तो अंतरात्मा होगी। यूयुन की खातिर उसे जाने देना। वह जरूरत से ज्यादा सोच रही थी। उसकी बातें सुनकर जू हाओ की आंखें चमक उठीं। क्या ये और भी बेहतर नहीं होगा? अच्छे दोस्त जीवन भर साथ रहने चाहिए, कभी एक दूसरे को नहीं छोड़ना चाहिए। मो बिंगयुन, वह अवाक रह गई। ठीक है, दिखावा करना बंद करो। जू हाओ ने हाथ हिलाया। तुमने यूयुन को धोखा दिया और अब तुम उसके साथ नजदीकी बनाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हो। क्या तुम्हें ये हास्यास्पद नहीं लगता? हमने यहाँ बहुत समय बर्बाद कर दिया है। शाम 7 बजे पैनलोंग होटल आ जाना। आप जितनी देर से आओगे, हर सेकंड की एक फोटो अपलोड कर दूंगा। भीख मांगने या इंटरनेट को नियंत्रित करने के लिए अपने संपर्कों का इस्तेमाल करने की कोशिश मत करो। तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा होना चाहिए। मुझे जो करना है उससे कोई नहीं रोक सकता। बोलने के बाद जू हाओ जू फांगफेई के साथ जाने ही वाला था। डिंग, मो बिंगयुन का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। भावनात्मक मूल्य जोड़ 777। डिंग, मो फैंग गुस्से से भर गया। भावनात्मक मूल्य जोड़ 888। जू हाओ की निगाहें थोड़ी सी इधर उधर हुईं। उसने एक ही दिशा में देखा। उसने देखा कि एक 8 साल का शरारती बच्चा काफी देर तक कार में हाथ पैर मारता रहा। आखिरकार उसने ताला खोला और बाहर आ गया। वह मुख्य पात्र मो फैंग था। जू हाओ को इस मुख्य पात्र के बारे में हुई जांच याद आ गई। जब वह छोटा था तो उसे सड़क किनारे छोड़ दिया गया था और मो बिंगयुन ने उसे दयालुतापूर्वक गोद ले लिया था। 8 साल की उम्र तक उनके दिमाग में चोट लगी हुई थी। हाल ही में वह अचानक स्वस्थ हो गए। निस्संदेह ये पुनर्जन्म के कारण था। उनकी ब्राउजिंग हिस्ट्री में ज्यादातर स्टॉक ट्रेडिंग के बारे में जानकारी थी। इसे पुस्तक के शीर्षक ट्रांसमाइग्रेटेड 8 ईयर ओल्ड स्टॉक गॉड से जोड़ते हुए जू हाओ को लगा कि इस आदमी की धोखाधड़ी करने की क्षमता का संबंध शेयर बाजार के कारोबार से होना चाहिए। दुर्भाग्यवश वह एक नायक है, इसलिए उसका उपयोग उसके द्वारा नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। वह नायक को पकड़कर तहखाने में बंद कर सकता था, जिससे वह उसके लिए पैसे कमाने की मशीन बन जाता। या फिर अन्य मुख्य पात्रों की तरह उसे सीधे यमराज से मिलने भेज दें। उसे अभी भी ये देखना बाकी था कि उसकी चीटिंग करने की क्षमता कितनी उपयोगी थी। अगर यह बहुत उपयोगी है, फिर वह पहले उसे पकड़ लेगा, उससे उसकी कीमत निचोड़ लेगा और फिर उससे निपटेगा। अगर यह ज्यादा उपयोगी नहीं है, तो इसे रखने की कोई जरूरत नहीं है। खैर, वह नायक को अपनी प्रेमिका के साथ रहने नहीं देगा। भले ही वह थोड़ा शरारती हो, लेकिन इसकी अनुमति नहीं है। बेशक लिटिल लोली एक अपवाद है। उसने दौड़ते हुए आ रहे मो फैंग की ओर लापरवाही से एक नजर डाली। जू हाओ ने देर नहीं की, जू फैंगफेई के साथ दूर चला गया। माँ, आप कैसी हैं? क्या आप ठीक हैं? मो फैंग अपने छोटे छोटे पैरों से दौड़कर वहां पहुंचा। उसने चिंता से पूछा। अभी अभी वह पिछली सीट पर बैठा था और उसने भी हिलती हुई कार से जू हाओ को बाहर निकलते देखा। उसकी माँ झगड़ा करने के इरादे से आक्रामक ढंग से उसके पास गई। मो फैंग अपनी खुशी को रोक नहीं पाया। उसके मन में जू हाओ के लिए भी कोई अच्छी भावना नहीं थी। यू शियाओटियन के बारे में सोचकर वो प्यारी सी छोटी लोली जू हाओ की बाहों में गिर जाती, कितना अंतरंग दृश्य होता। वह बेहद क्रोधित था। जू हाओ ने पहले ही लिटिल लोली की माँ आंटी यू, उस खूबसूरत बड़ी महिला 730 लोगों को हरा दिया था और वह रखेल बनने को तैयार थी। मो फैंग को बेहद ईर्ष्या हो रही थी। जू हाओ को लिटिल लोली से बेहद स्नेह था। मो फैंग को तुरंत ही एक बुरी अनुभूति हुई। संभवतः वह माँ और बेटी दोनों को निशाना बनाने की योजना बना रहा था। वह अपनी जलन को शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा था। उस समय तो ये सिर्फ उनका अनुमान था। अब जू हाओ को उसकी बेटी जैसी दिखने वाली लड़की के साथ देखकर और सार्वजनिक रूप से इतनी बेकाबू होकर खेलना, मो फैंग अब आश्वस्त था। अगर वह अपनी बेटी की उम्र के किसी व्यक्ति को स्वीकार कर सकता है, तो इतनी प्यारी लिटिल लोली को क्यों नहीं? ये बात समझने के बाद मो फैंग और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। वह भी लिटिल लोली को अपनी पत्नी बनने के लिए प्रशिक्षित करना चाहता था। वह उसे जू हाओ के शैतानी चंगुल में गिरते हुए कैसे देख सकता था? उसे इसे रोकने का कोई तरीका ढूंढना होगा। अपनी माँ को जू हाओ के साथ झगड़ा करने जाते देख मो फैंग बेहद खुश था। उनकी माता एक उच्च न्यायाधीश हैं। अगर वह जू हाओ की असलियत उजागर कर उसकी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर सके, तो ये बहुत अच्छा होगा। उनकी माँ मो बिंगयुन की घोर पुरुष द्वेष की भावना के साथ जू हाओ के लिए, जिसका सच्चा दोस्त पूरी तरह से उसके प्रति समर्पित था, अगर वह किसी और महिला के साथ होता, तो वह निश्चित रूप से क्रोधित हो जाती। मो फैंग कार में बैठकर शो देख रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह देखता गया, उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसकी माँ, जो एक न्यायाधीश थी, ने जू हाओ को डराया नहीं। इसके विपरीत जब जू हाओ ने कुछ निकाला, तो मो बिंगयुन के चेहरे का भाव पूरी तरह बदल गया और उसका शरीर डगमगाने लगा। मो फैंग चौंक गया और जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। हालांकि मो बिंगयुन का उसके प्रति रवैया बहुत अच्छा नहीं था। यह उसकी पुरुष विरोधी भावना के कारण था। आखिरकार वह इस शरीर की माँ थी। वह कभी भी चुपचाप उसे जू हाओ द्वारा धमकाते हुए नहीं देख सकता था। वह बाहर जाने ही वाला था कि उसने पाया कि कार का दरवाजा बंद था। कुछ देर तक इधर उधर भटकने के बाद आखिरकार वह कार से बाहर निकल गया। मो बिंगयुन ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसने केवल अपने दांत भींचे। क्रोध, दुख और बेबसी से भरे चेहरे के साथ वह जू हाओ और दूसरे व्यक्ति की पीठ को पीछे हटे हुए देखती रही। उसका चेहरा उदास था, मानो उसने अपनी आत्मा खो दी हो। अपनी माँ के दर्द भरे चेहरे को देखकर मो फैंग ने चिंता से पूछा, माँ, क्या हुआ? कुछ बोलो। क्या उस जू हाओ ने तुम्हें तंग किया था? मैं अभी पुलिस को फोन करके उसे गिरफ्तार करवाता हूँ। मो बिंगयुन ने अपनी निगाहें हटा ली। जो हुआ सो हुआ, दूसरों को दोष देने या शिकायत करने का कोई फायदा नहीं था। इसका समाधान ढूंढना बेहतर था। मो फैंग ने पुलिस को बुलाने के लिए कहा। वह कैसा उपयोग होगा? क्या कोई सबूत था? क्या वह चाहती थी कि जू हाओ उन नग्न तस्वीरों में से कुछ और तस्वीरें निकाले? वह मरना ज्यादा पसंद करेगी। मो बिंगयुन ने मो फैंग पर नजर डाली। क्या उसका ये बेटा कुछ ज्यादा ही प्रतिभाशाली था? उसने जू हाओ की धमकी के बारे में सोचा। इन विचारों को तुरंत दबा दिया गया। हम तो बस व्यावसायिक मामलों की बात कर रहे थे। बच्चों को बड़ों के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। मो फैंग चिंतित था, लेकिन खुद को असहाय महसूस कर रहा था। क्या आप व्यावसायिक बातचीत कर रहे हैं? कौन व्यवसाय के बारे में तब तक बात करता है जब तक उसका चेहरा पीला न पड़ जाए और माथे पर ठंडा पसीना न आ जाए? क्या वह किसी बच्चे को धोखा देने की कोशिश कर रही थी? ऐसा लग रहा था कि इस समय वह सचमुच एक बच्चा है। वह क्रोध और ठंड से कांप रहा था। बच्चे कब अपने हक के लिए खड़े हो पाएंगे? शिशु के रूप में पुनर्जन्म के नुकसान बहुत अधिक थे। उसकी मां को तंग किया जा रहा था, फिर भी वह चाहकर भी मदद नहीं कर सकता था। उसमें समझाने बुझाने की बिल्कुल भी क्षमता नहीं थी। पलक झपकते ही शाम हो गई। मो बिंगयुन, जिसने पूरा दिन पीड़ा और असमंजस में बिताया था, अंततः मुलाकात पर जाने का फैसला किया।
247 कुछ तरल पदार्थ ग्रहण करें। महिला न्यायाधीश को शिक्षित करना। शर्मनाक जानकारी। घबराए हुए दिल के साथ मो बिंगयुन ... जू हाओ के साथ तय समय पर पेनलोंग होटल पहुंचे। उस सुबह मॉल से लौटने के बाद से वह काम में व्यस्त नहीं थी। उसका मन दिन भर भटकता रहा था। अंततः वह भी हार गई। हार मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, जब तक कि वह अपनी प्रतिष्ठा को बर्बाद नहीं करना चाहती और उसकी नग्न तस्वीरें हर जगह नहीं फैलना चाहती। उसने अपनी ओर से हस्तक्षेप करने के लिए किसी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका नेटवर्क बहुत सीमित था। मैजिक सिटी में वह यूयुन के अलावा किसी और को नहीं जानती थी। परिणामस्वरूप जब उसने यूयुन को फोन किया ... और जब यूयुन ने सुना कि जू हाओ उसे नग्न तस्वीरों से धमका रहा है, तो उसे इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ और उसने तुरंत फोन काट दिया। उसने अन्य संपर्कों की तलाश की। उदाहरण के लिए, एक धनी दूसरी पीढ़ी का सीधा साधा व्यक्ति। मो बिंगयुन ने उसका इस्तेमाल करने के बारे में सोचा, लेकिन जू हाओ की पहचान के बारे में सुनने के बाद उसने बिना किसी झिझक के कहा कि वह अब उसे परेशान नहीं करेगा। उसे अपनी बात रखने के लिए कोई नहीं मिला। जू हाओ को तस्वीरें प्रकाशित करने से रोकने का कोई तरीका नहीं था। वह भी नहीं चाहती थी कि तस्वीरें सार्वजनिक हों। उसके पास केवल एक ही विकल्प बचा था, जू हाओ की अत्यधिक मांगों को मानने या न मानने के बारे में सोचने के अलावा। मो बिंगयुन भी एक ही बात सोच रही थी, और सवाल ये था, जू हाओ के हाथों में मौजूद तस्वीरें कहां से आईं? वे बहुत विस्तृत थे। उसे तो ये भी लगा कि तस्वीरों में दिख रही व्यक्ति वह खुद ही है, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि उसने उस शर्मनाक जानकारी के लिए कभी बोझ नहीं दिया था। वह चाहे जैसे भी सोच ले, उसे समझ नहीं आ रहा था। होटल के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर वह अंदर जाने ही वाली थी। जब मो बिंगयुन को एहसास हुआ कि जू हाओ ने उसे सिर्फ होटल आने के लिए कहा था, उन्होंने सटीक स्थान निर्दिष्ट नहीं किया था। उसके पास प्रवेश द्वार पर इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अरे वाह, उस बेहद खूबसूरत लड़की को देखो। उसकी काया, उसका चेहरा और उसका स्वभाव देखो। वह सचमुच सर्वश्रेष्ठ है। वह कितनी खूबसूरत है। मुझे लगा कि वह कोई सेलिब्रिटी है, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई भी सेलिब्रिटी उसके जितनी खूबसूरत नहीं है। नफरत मत करो, वास्तव में कुछ बेहद खूबसूरत हस्तियां भी हैं, जैसे मेरी देवी जू होंगजूंग। रानी जू ने तो पहले ही एक महान दर्जा हासिल कर लिया है, भला कौन उनकी बराबरी करेगा? कौन उनके योग्य है? जू होंगजूंग वाकई में परफेक्ट है, लेकिन ये युवती भी बुरी नहीं है। मैं 1000 युआन दूंगा, कौन मुझे उसकी संपर्क जानकारी दिलाने में मदद करेगा? हे 1000, तुम किसे कम आंक रहे हो? मैं 10,000 दूंगा, मैं दूंगा। ये भोजन के समय की भीड़ का चरम समय था। मो बिंगयुन जैसी खूबसूरत हसीना होटल के प्रवेश द्वार पर प्रकट हुई। ने तुरंत ही भीड़ का ध्यान आकर्षित कर लिया, जिससे चर्चा का एक दौर शुरू हो गया। कुछ लोगों ने तो मो बिंगयुन की संपर्क जानकारी पाने के लिए बोली लगाने की होड़ भी शुरू कर दी। चारों ओर से हो रही चर्चाओं को सुनकर मो बिंगयुन ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसकी पुरुष द्वेष की भावना भड़क उठी और उसे तुरंत घृणा और तिरस्कार का अनुभव हुआ। इन लोगों को उस पर फैसला सुनाने का क्या अधिकार था? इसे सुनना बेहद घृणित था। हालांकि ये लोग तो उसकी मौजूदा सूरत देखकर ही उत्साहित हो गए थे। अगर उन्होंने जू हाओ के हाथों में उसकी तस्वीरें देख लीं... ये कल्पना करना मुश्किल नहीं था कि वे क्या करेंगे। मो बिंगयुन ये सोचकर कांप उठी। वह जू हाओ के साथ समझौता करने के लिए और भी दृढ़ संकल्पित हो गई। वह किसी भी कीमत पर उसे उन तस्वीरों को लीक नहीं करने दे सकती थी। पहले वह यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती थी। उसे नहीं पता था कि जू हाओ कहाँ है। उसे धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी पड़ी। वह बीच बीच में समय देखती रहती थी। चूंकि जू हाओ अभी तक नहीं आया था, इसलिए उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। वह असहाय होकर समय को बीतते हुए देखती रही। 6:58, 6:59। मो बिंगयुन का दिल धड़क रहा था। उसे जू हाओ की कही बात याद आ गई। उसने उसे शाम 7 बजे होटल आने को कहा। अगर वह 1 सेकंड भी लेट हो जाती तो वह फोटो अपलोड कर देता। वह तो गई थी, लेकिन जू हाओ ने सटीक स्थान नहीं बताया था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या इसे गिना जाएगा? क्या होगा अगर जू हाओ को पता ही न हो कि वह आ गई है और उसने सीधे फोटो अपलोड कर दी हो? समय ठीक 7 बज गया। मो बिंगयुन को लगा जैसे उसका सिर घूम रहा हो। क्या जू हाओ ने पहले ही फोटो अपलोड कर दी होगी? वह स्पष्ट रूप से पहुंच चुकी थी। उसे नहीं पता था कि जू हाओ कहां है और न ही उसके पास उससे संपर्क करने की कोई जानकारी थी। मो बिंगयुन की आंखों में आंसू आ गए थे। अब आइस जज का वह उदासीन व्यवहार कहां चला गया? उसने कांपते हुए अपना फोन खोला। उसने ऑनलाइन खोज की और ये देखकर राहत महसूस की कि उसके बारे में कोई खबर नहीं थी। वह थकावट से बेहाल होकर लड़खड़ा रही थी। डिंग! मो बिंगयुन का दिल जोर से धड़कने लगा। भावनात्मक मूल्य जोड़ 666। आप तो काफी समय के पाबंद हैं, है ना? ठीक उसी समय मो बिंगयुन को राहत की लहर महसूस हुई। उसके बगल में एक चंचल आवाज सुनाई दी। जू हाओ को होटल की ओर बेफिक्र होकर चलते हुए देखा गया। बाद में पता चला कि बात यह नहीं थी कि वह जगह नहीं ढूंढ पा रही थी, बल्कि यह थी कि जू हाओ अभी वहां पहुंचा था। वह देर से भी आया था। जू हाओ के चेहरे पर चंचल भाव देखकर मो बिंगयुन को यह बात कैसे समझ में नहीं आई। जू हाओ जानबूझकर ऐसा कर रहा था। तुरंत ही उसके दिल में क्रोध की लहर दौड़ गई। जैसे ही वह उसे डांटने वाली थी, उसने खुद को रोक लिया। उसका हैंडल जू हाओ के हाथों में था। वह पहले की तरह अपना आपा नहीं खो सकती थी। एक गहरी सांस लेते हुए मो बिंगयुन ने खुद को शांत किया और ठंडे स्वर में कहा, मैं यहाँ हूँ, आप क्या करना चाहते हैं? जल्दीबाजी मत करो, पहले खाना खा लेते हैं। उसे अपना गुस्सा दबाते देख जू हाओ मुस्कुराया। दरअसल उनके देर से आने का कारण जानबूझकर था। यह उसे चेतावनी देने के लिए था, उसके गुस्से को काबू में रखने के लिए। जू हाओ अकेले ही होटल में दाखिल हुआ। मो बिंगयुन एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर जल्दी से उसके पीछे चल दी। और जैसे ही दोनों होटल में दाखिल हुए, एक टैक्सी होटल के प्रवेश द्वार पर आकर रुकी। इसके तुरंत बाद लगभग 7 या 8 साल का एक छोटा बच्चा कार से बाहर निकला। मो फैंग के अलावा और कौन हो सकता है? होटल की ओर मुख किए हुए उसका छोटा सा चेहरा तनावग्रस्त था और उसकी आंखों में गंभीरता झलक रही थी। वह देखना चाहता था कि उसकी मां यहाँ क्या कर रही है। जब से उसने उस सुबह पार्किंग में जू हाओ को देखा था, उनकी मां मो बिंगयुन का ध्यान कहीं और भटक गया था। वह अक्सर खुद से कुछ बुदबुदाती रहती थी, कभी गुस्से में, कभी उग्र, कभी भयभीत और बेचैन, मानो उस पर किसी भूत का साया हो। उनकी बार-बार की पूछताछ को नजरअंदाज कर दिया गया। अपनी मां को इस हालत में देखकर मो फैंग बेहद चिंतित और दुखी था। मदद करने में असमर्थ होने पर उसने चुपकर सुनने की कोशिश की कि क्या हो रहा है। बिखरे हुए शब्दों से उसने सुना, शाम 7 बजे पेनलोंग होटल। शाम करीब 6 बजे मो बिंगयुन घर से निकल गई। मो फैंग का दिल बिल्ली के खरोंच की तरह खुजली कर रहा था। वह जाकर देखना चाहता था कि क्या हो रहा है। क्या वह जू हाओ से मिलने जा रही थी? अगर उस लड़के ने अपनी मां को इस हद तक नुकसान पहुंचाया होता, उसने कसम खाई कि जब वह बड़ा हो जाएगा तो वह उसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। इसलिए उसने आया से कुछ पैसे मांगे और वहां जाने के लिए टैक्सी ली। होटल में आने जाने वाले लोगों को देखते हुए इतने बड़े इलाके में वह उसे कहां ढूंढ सकता था? कुछ देर सोचने के बाद मो फैंग होटल के प्रवेश द्वार पर गया और वहां उसे एक युवती मिली। उसने बच्चों जैसी आवाज में पूछा, मैडम, क्या मैं किसी के बारे में पूछ सकती हूँ? एक बहुत ही सुंदर, शालीन, परिपक्व और बुद्धिमान महिला, जिनकी उम्र 30 के आसपास है। क्या वह 6:30 और 7 बजे के बीच दिखाई दी थी? मिस को क्षण भर के लिए स्तब्ध कर दिया गया। उनका होटल बहुत बड़ा था। प्रतिदिन अनगिनत खूबसूरत महिलाएं आती थीं। हालांकि 6:30 से 7 बजे के अंतराल में उसने सचमुच एक ऐसे व्यक्ति को देखा था जो बच्चे द्वारा वर्णित व्यक्ति से मेल खाता था।
इसका गहरा प्रभाव पड़ा। वह खूबसूरत महिला सुबह 6:30 बजे होटल पहुंची, लेकिन वह प्रवेश द्वार पर लगभग आधे घंटे तक इंतजार करती रही। उस समय वे उत्सुक थे। इतनी खूबसूरत महिला किसका इंतजार कर रही थी और वह किसके इंतजार के लायक थी। बाद में वह एक आदमी के साथ ऊपर चली गई। उस व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट नहीं था, उसने धूप का चश्मा पहन रखा था। हालांकि उनका शारीरिक गठन बहुत अच्छा था और उनका व्यक्तित्व बेहद अनूठा था। उसके गालों की बनावट से यह स्पष्ट था कि वह बहुत ही सुंदर पुरुष था। छोटे भाई, क्या तुम उस खूबसूरत महिला की बात कर रहे हो जो उस आकर्षक पुरुष के साथ अंदर गई थी, जिसका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था? तुम्हें उसकी क्या जरूरत है? वह महिला काफी विनम्र थी और उसने पहले पूछा। उसने बिना अनुमति के ग्राहक की जानकारी का खुलासा नहीं किया। मो फैंग का दिल बैठ गया। उसे तुरंत जू हाओ की शक्ल सूरत याद आ गई। मां सचमुच जू हाओ से मिलने आई थी। मो बिंगयुन के व्यक्तित्व को देखते हुए वह किसी पुरुष से मिलने के लिए बाहर नहीं आएगी। ऐसा जरूर रहा होगा कि जू हाओ का मां पर कुछ प्रभाव था और वह उन्हें धमका रहा था। मो फैंग का छोटा सा चेहरा गुस्से से भर गया। क्या वह उसकी मां को धमकी दे रहा है? धत्तेरी की, मेरे प्यारे दोस्त, क्या हुआ? यह मिस की आवाज थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके सामने लहराया। मो फैंग चौंक कर जाग गया। वह बचकाने लहजे में जवाब देता रहा। ये मेरी मां है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले ही टेबल रिजर्व करवा ली है। मुझे उन्हें ढूंढना है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कहाँ हैं। मिस ने एक पल के लिए रुककर उसके चेहरे को देखा। उसके चेहरे के भाव थोड़े अजीब थे। उस खूबसूरत महिला के स्वभाव और रूप रंग के आधार पर क्या वह वास्तव में इस बच्चे की मां थी? मिस ने एक तरफ जाकर बैठने की व्यवस्था की जांच की। फिर वह मो फैंग को अपने साथ ले जाने ही वाली थी। मेरे प्यारे दोस्त, चलो चलते हैं। बड़ी बहन तुम्हें तुम्हारी मां को ढूंढने ले जाएगी। नहीं, कोई जरूरत नहीं है महोदया। बस मुझे बता दीजिए कि यह कहाँ है, मैं खुद चला जाऊंगा। मो फैंग ने सिर हिलाकर इनकार कर दिया। वह भी मां और जू हाओ के बीच की स्थिति को समझना चाहता था। सीधे जाने से उन्हें सतर्क हो जाएंगे। उसने छिपकर निगरानी करने की योजना बनाई थी। ठीक है, अगर आपको रास्ता न मिले तो वापस आ जाना, बड़ी बहन आपको ले जाएगी। मिस को लगा कि इस समय काफी भीड़-भाड़ है, इसलिए उसने मो फैंग के अनुरोध को मान लिया। उसने उसे उन दोनों के भोजन करने की जगह बताई। मो फैंग को जानकारी मिली और वह जल्दी से ऊपर की ओर भागा। डिंग, मो फैंग का दिल गुस्से से भर गया। भावनात्मक मूल्य जोड़ 666। 5वीं मंजिल पर स्थित आलीशान रेस्तरां। ये वह स्थान है जहां होटल विशेष रूप से विशिष्ट अतिथियों की सेवा करता है। इस स्थल पर आमतौर पर ज्यादा लोग भोजन नहीं करते हैं। किसी कारणवश जू हाओ मो बिंगयुन को निजी कमरे में नहीं ले गया, बल्कि यहां आ गया। ये खिड़की के पास एक मेज थी। खाना परोसे जाने के बाद जू हाओ ने खुद ही अपनी चॉपस्टिक उठाई और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने लगा। क्या तुम खाना नहीं खा रहे हो? ये देखकर कि मो बिंगयुन ने अभी तक अपनी चॉपस्टिक को छुआ तक नहीं था, जू हाओ ने पूछा। मो बिंगयुन चिंतित थे। उसने लापरवाही से जवाब दिया, मुझे भूख नहीं है। उसका दिल बेचैन था और उसके मन में तरह तरह के विचार उमड़ रहे थे। उसे नहीं पता था कि जू हाओ ने उसे आने के लिए क्यों कहा था। अगर उसके मन में उसके प्रति दुर्भावना थी तो उसे क्या करना चाहिए? क्या उसे विरोध करना चाहिए या स्वीकार करना चाहिए? अगर उसने विरोध किया तो क्या जू हाओ उसे फिर से तस्वीरों से धमकाएगा? आपको फिर भी कुछ खाना चाहिए। जू हाओ ने फिर से बात की। मो बिंगयुन, जो विचारों में डूबी हुई थी, उसे ठीक से सुनाई नहीं दिया। क्या? मैंने कहा था कि तुम्हें थोड़ा खाना चाहिए, वरना तुम्हें पछतावा होगा। जू हाओ ने अर्थपूर्ण मुस्कान दी। मो बिंगयुन असमंजस में थी। उसे सहज रूप से महसूस हुआ कि यह अच्छी बात नहीं है। उसने जोर से इनकार कर दिया। कोई जरूरत नहीं है, मैंने कहा, कुछ खा लो। जू हाओ के लहजे में थोड़ी सख्ती आ गई। मो बिंगयुन चौंक गई। उसने आश्चर्य और अनिश्चितता के साथ जू हाओ की ओर देखा, लेकिन उसने देखा कि जू हाओ उसकी ओर मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। मो बिंगयुन का दिल कांप उठा। यह उससे कोई चर्चा नहीं थी, बल्कि एक आदेश था। पहले तो वह बहुत पहले ही गुस्सा हो जाती। उसे क्या करना चाहिए था? उसे क्या करना है ये बताने के लिए किसी पुरुष की क्या जरूरत थी? लेकिन आज वह जू हाओ द्वारा लाई गई छाया में डूबी हुई थी। और अभी अभी होटल के प्रवेश द्वार पर वर्चस्व का प्रदर्शन देखने को मिला। उसने जू हाओ पर गुस्सा करने की हिम्मत नहीं की। ऐसा इसलिए था क्योंकि तस्वीरें जू हाओ के हाथों में थीं। मो बिंगयुन ने अपनी चॉपस्टिक्स उठाई। ये सही है। जू हाओ के चेहरे के भाव नरम पड़ गए। खाना खाने के बाद ही उसे ताकत मिलती थी, तभी वह अधिक समय तक टिक सकती थी। इस फिल्म की मुख्य महिला किरदार गंभीर रूप से बीमार है और उसे उचित शिक्षा की आवश्यकता है। अगर वह अपनी पढ़ाई के बीच में ही थकान से बेहोश हो जाए तो यह मजेदार नहीं होगा। मो बिंगयुन को जाहिर तौर पर अभी भी अपने दुखद अंजाम के बारे में पता नहीं था। वह शर्मनाक ढंग से छोटे-छोटे निवाले लेकर अपना भोजन खा रही थी। डिंग, मो बिंगयुन पूरी तरह से अपमानित हुई। भावनात्मक मूल्य जोड़ 777। डिंग, मो फैंग आक्रोश से भरा हुआ था। भावनात्मक मूल्य जोड़ 888। जू हाओ द्वारा मो बिंगयुन को धमकाने का दृश्य संयोगवश मो फैंग ने देखा, जो चुपके से ऊपर आ गया था। वह तुरंत गुस्से से भर उठा और दांत पीसने लगा। मो बिंगयुन ने भला ऐसे आदमी की बात कब सुनी होगी? उसके चेहरे पर दिख रही पीड़ा को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह गुस्से में कुछ बोलने की हिम्मत ही न कर पा रही हो। उसे जू हाओ से धमकी मिली होगी। मो फैंग का मन कर रहा था कि वह दौड़कर जू हाओ की पिटाई कर दे, लेकिन अपने छोटे-छोटे हाथों और पैरों को देखकर उसने ऐसा न करने का फैसला किया। वह सबसे पहले ये देखेगा कि वास्तव में क्या हो रहा है। वह ये देखना चाहता था कि क्या वह अपनी मां को जू हाओ के खतरे से बचाने में मदद कर सकता है। खाने की मेज पर मो बिंगयुन अनमने ढंग से खाना खा रही थी। जू हाओ जानबूझकर इस महिला मुख्य किरदार को पहले से प्रशिक्षित करना चाहता था। उसने अपनी चॉपस्टिक उठाई और मो बिंगयुन के कटोरे में मांस का एक टुकड़ा डाल दिया। अपने शरीर को पोषण देने के लिए अधिक खाएं। आइए, इस सूप को चखिए, अपने शरीर में पानी की कमी पूरी कीजिए। जू हाओ के चिकित्सा कौशल की देखरेख में मुख्य महिला किरदार ने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था और वह बहुत कमजोर थी। ताकि भविष्य में एक अच्छा शैक्षिकी अनुभव सुनिश्चित हो सके, उसे कुछ तो खाना ही था। ये व्यंजन विशेष रूप से उनके द्वारा मो बिंगयुन के शारीरिक स्वास्थ्य को बहाल करने के लिए तैयार किए गए थे, जिससे उनके लिए शिक्षा को स्वीकार करना आसान हो गया। मो बिंगयुन ने अनिच्छा से वे सभी व्यंजन खा लिए जो जू हाओ ने उसके कटोरे में रखे थे। अंततः वह और खा नहीं सकी। मेरा पेट भर चुका है। इसी क्षण जू हाओ ने अपने नुकीले दांत दिखाए। तुम्हारा पेट भरा हुआ है, लेकिन मेरा नहीं। मैंने अभी अभी तुम्हें खाना खिलाने में मदद की, क्या तुम्हें भी मेरी मदद नहीं करनी चाहिए? मो बिंगयुन का शरीर अकड़ गया। वह जू हाओ के कहने का मतलब पूरी तरह समझ गई थी। वह चाहता था कि वह उसे खाना परोसे। किसी पुरुष को भोजन परोसने का विचार, इससे उसे बेहद असहज महसूस हुआ। एक पल के लिए वह असमंजस में पड़ गई। क्या? अनिच्छुक। जू हाओ की आवाज ठंडी पड़ गई। मो बिंगयुन के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने अपनी चॉपस्टिक उठाई और जू हाओ को खाना परोसा। जैसे ही वह उसे उसके कटोरे में डालने वाली थी, जू हाओ ने अपने मुंह की ओर इशारा किया। वह स्पष्ट रूप से चाहता था कि वह उसे सीधे खाना खिलाए। मो बिंगयुन का चेहरा एकदम लाल हो गया। शर्म से नहीं, बल्कि गुस्से से। वह पहले से ही किसी पुरुष को खाना परोसने से मना करती थी, और अब वह चाहता था कि वह उसे सीधे उसके मुंह में खाना खिलाए। वह उसे क्या समझ रहा था? एक मेजबान। गुस्से में उसकी निगाहें जू हाओ की ठंडी आंखों से मिली। मो बिंगयुन का शरीर कांप उठा और फिर उसने खुद को संभाला। दुखी होकर उसने खाना उठाया और उसे जू हाओ के मुंह में डाल दिया। एक बार ऐसा हो जाने के बाद इसे स्वीकार करना आसान हो गया। जू हाओ के आदेश पर वह लगातार खाना उठाती और जू हाओ के मुंह में डालती रही। वह जो कुछ भी खाना चाहता था, मो बिंगयुन से उसे परोसने के लिए कहता था।
जब उसे प्यास लगती थी और पानी की जरूरत होती थी तो मो बिंगयुन प्याला पकड़कर उसके मुंह तक ले जाती थी। जू हाओ बेहद संतुष्ट था। इसके विपरीत मो फेंग अंधेरे में छिपकर अपने दांत पीस रहा था। वह अपनी मां के साथ एक मेहमाननवाज की तरह व्यवहार कर रहा था। ये हद से ज्यादा हो रहा था। ये सोचकर हैरानी होती है कि उसका बेटा भी कभी मो बिंगयुन के हाथों से बने भोजन का आनंद नहीं ले पाया था। उन्हें बेहद दुख हुआ। अंततः भोजन समाप्त हो गया। मो बिंगयुन ने एक नैपकिन लिया और उसे जू हाओ का मुंह साफ किया। जू हाओ को तृप्त और संतुष्ट देखकर मो बिंगयुन ने अपने गुस्से को दबाया, एक अजीब सी मुस्कान बिखेरी और पूछा, राष्ट्रपति जू, मैंने आपको रात का खाना परोस दिया है, क्या आप कृपया मेरी वो तस्वीरें हटा सकते हैं? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जू हाओ ने तिरछी नजर से उसकी ओर देखा। तुम अब बच्चे नहीं हो, तुम इतने बुरे तो नहीं होगे कि यह सोचो कि मेरे साथ खाना खाने मात्र से मैं तुम्हें वो तस्वीरें दे दूंगी, है ना? मो बिंगयुन को ये बात निश्चित रूप से पता थी। वह बस संकोचपूर्वक पूछ रही थी, क्या हो अगर चून की बात अभी खत्म नहीं हुई थी तो जू हाओ उसे क्या करवाना चाहता था? मो बिंगयुन का दिल बेहद भारी था। मुझे आश्चर्य है कि राष्ट्रपति जू क्या चाहते हैं। क्या वे उन तस्वीरों को हटाने के लिए तैयार होंगे? कृपया मुझे इस बारे में बताएं। जिस बात का सामना करना ही था, अंततः उसका सामना करना ही पड़ा। मो बिंगयुन ने घबराकर पूछा, क्या आपके मन में पहले से ही यह जवाब नहीं है कि मैं क्या करना चाहता हूँ? जू हाओ की निगाहें उस पर टिक गईं। मो बिंगयुन का दिल बीच में ही बैठ गया। क्या वह सचमुच उस पर डोरे डालने वाला था? फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह सचमुच किसी पुरुष के साथ रहने को स्वीकार नहीं कर सकती थी। आशा की अंतिम किरण के साथ उसने पूछा, राष्ट्रपति जू, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या हम कोई दूसरी शर्त रख सकते हैं? मैं निश्चित रूप से आपके लिए उसे पूरा करूंगा। जू हाओ ने उपहास किया। आप क्या सोचते हैं? 248 कठपुतली, महिला न्यायाधीश का कष्टों का दिन, एक भ्रष्ट रिश्ता, जो कुछ भी तुम कर सकते हो मैं भी कर सकता हूँ। और जिन चीजों को मैं नहीं कर सकता, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उन्हें कर सकते हो? जू हाओ का लहजा तिरस्कारपूर्ण था। मो बिंगयुन के चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। वास्तव में, हालांकि विधि क्षेत्र में उनकी काफी प्रतिष्ठा थी, ये केवल कानूनी क्षेत्र के भीतर ही था। जू हाओ एक अरबपति हैं। अगर उसे किसी कानूनी मामले को निपटाने की जरूरत पड़ती है तो वह कुछ पैसे खर्च करके उसे भी ज्यादा सक्षम जज ढूंढ सकता है। इसलिए उसका वादा जू हाओ के सामने पूरी तरह से मजाक था। ऐसा प्रतीत होता था कि खुद उसके अलावा जू हाओ की रुचि किसी और चीज में नहीं थी। लेकिन वह वास्तव में किसी पुरुष के साथ नहीं रहना चाहती थी। ठीक है, मैं अब इस उबाऊ मामले में नहीं पड़ना चाहता। मैं बिना कोई कीमत चुकाए फोटो कैसे हटा सकता हूँ? जू हाओ पहले से ही अधीर हो रहा था। उसने उदासीनता से मो बिंगयुन की ओर देखा। क्या आपने आज रात आने का फैसला करते समय इस बारे में ठीक से सोचा नहीं था? मो बिंगयुन का मनोबल टूट गया था। हाँ, वह आने से पहले सबसे बुरे हालात के लिए तैयार थी। वह बस अनिच्छुक थी। सांस छोड़ते हुए मो बिंगयुन ने खुद को भाग्य के हवाले कर दिया। चूंकि जू हाओ के साथ रहना अपरिहार्य था, इसलिए उसे शर्तों पर बातचीत करनी पड़ी। क्या होगा अगर जू हाओ बाद में इसे स्वीकार न करे, तस्वीरें डिलीट न करे और उसे धमकाना जारी रखे? मो बिंगयुन का चेहरा गंभीर था। मैं आज रात तुम्हारे साथ रहने के लिए सहमत हूँ, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि आज रात के बाद तुम मेरी सारी तस्वीरें डिलीट कर दोगे, ये सुनिश्चित करोगे कि कोई बैकअप न बचे और मेरी तस्वीरों को मनगढ़ंत बनाना बंद कर दोगे। जू हाओ ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। क्या आपकी मांगें कुछ ज्यादा ही नहीं है? मो बिंगयुन ने अपने दांत पीस लिए। उसकी आंखों में अपमान और आक्रोश के भाव भरे हुए थे। तुम्हें और क्या चाहिए? तुमने कुछ फर्जी तस्वीरें बनाकर मुझे धमकाकर अपने साथ रहने के लिए मजबूर कर दिया और मैं पहले ही सहमत हो चुकी हूँ। क्या ये काफी नहीं है? अगर आप उन तस्वीरों का इस्तेमाल करके मुझे जान से मारने की धमकी देना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, यह असंभव है। अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। सबसे बुरा तो ये होगा कि हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। जू हाओ ने हाथ हिलाया। इतने दृढ़ निश्चय से मत बोलो। मेरे सामने आपसी विनाश के बारे में बात करने के लिए तुम योग्य नहीं हो। मछलियां मर जाएंगी, लेकिन जाल नहीं टूटेगा। जहां तक आपके जीवन भर के खतरों की बात है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास महिलाओं की कमी नहीं है। मैं बस कुछ समय के लिए आप में दिलचस्पी ले रहा हूँ। कुछ बार मिलने के बाद मैं ऊब जाऊंगा, तो फिर मैं स्वाभाविक रूप से अब आपसे कोई वास्ता नहीं रखूंगा। उसने यही कहा था, लेकिन जू हाओ के मन में एक और ही विचार था। उसे कुछ ही बार ऐसा करने की जरूरत पड़ेगी, जिसके बाद उसे धमकियों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके साथ समय बिताने के बाद कुछ ही महिलाएं ऐसी थीं जो उसकी आज्ञा का पालन करने लगी। मो बिंगयुन की अभिव्यक्ति बदलती रही। उसे अभूतपूर्व अपमान का अनुभव हुआ। जू हाओ सचमुच एक नीच इंसान था। वह ऊब जाने पर उसे लात मारकर दूर भगाने जैसी बातें भी कह सकता था। अंततः उसने अपना असली रंग दिखा दिया था, तो उसने अपने करीबी दोस्त यूयुन के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया होगा। यूयुन द्वारा जू हाओ की इतनी प्रशंसा करने और जू हाओ की वजह से उससे संबंध तोड़ने के बारे में सोचकर मो बिंगयुन को दुख का अनुभव हुआ। डिंग, मो बिंगयुन की मानसिक स्थिति बिगड़ गई। भावनात्मक मूल्य जोड़ 888। कोने में एक छोटी सी आकृति पूरी तरह से काम रही थी। मो फैंग को आखिरकार समझ आ गया कि क्या हुआ था। बाद में पता चला कि जू हाओ ने अपनी मां की कुछ तस्वीरें फर्जी तरीके से बनाई थीं और उनका इस्तेमाल धमकी देने के लिए किया था। मां को जू हाओ द्वारा भेद खोले जाने का डर था और इसलिए उसे हार माननी पड़ी। उसे वे टुकड़े याद आ गए जो आज सुबह पार्किंग स्थल पर मां के हाथ में थे। वे तस्वीरें ही रही होंगी। घर लौटने के बाद उसने उन सभी को जला भी दिया। उसे पकड़े जाने का डर था। इससे पता चलता है कि वे कितने भेद खोलने वाले थे। जू हाओ द्वारा अपनी मां को धमकाने के लिए ऐसे घृणित साधनों का उपयोग करने के बारे में सोचकर मो फैंग क्रोध से कांप उठा। वह चाहता था कि काश वह जू हाओ के टुकड़े टुकड़े कर पाता, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या वे सिर्फ कुछ मनगढ़ंत तस्वीरें नहीं थीं? मां को किस बात की चिंता थी? अगर उनका पर्दाफाश भी हो जाए तो भी कोई उन पर विश्वास नहीं करेगा, है ना? उसे पता नहीं था। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तस्वीरें बहुत ही यथार्थवादी थीं। वे हर छोटी से छोटी बात में सटीक थे। वे उसके वास्तविक स्वरूप से अविभाज्य थे। जू हाओ की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। सिर्फ एक रात के बाद तस्वीरें डिलीट करने के बारे में सोचना भी मत। आखिरकार तुम बेहद खूबसूरत हो, अनगिनत लोगों की नजरों में कानूनी दुनिया की देवी हो। एक रात ऊबने के लिए काफी नहीं है। मो बिंगयुन के कुछ हद तक हताश चेहरे को देखकर जू हाओ ने फिर से कहा, कैसा रहेगा ये? मेरे पास 7 तस्वीरें हैं। जब भी आप मेरे साथ होंगे मैं आपको एक एक तस्वीर दे दूंगा। अगर मैं आपको 7 तस्वीरें दे दूं तो मैं आपकी सारी तस्वीरें डिलीट कर दूंगा और फिर कभी आपको परेशान नहीं करूंगा। बेशक अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं और अच्छा सहयोग करते हैं तो हो सकता है कि मैं आपको सभी 7 तस्वीरें देने से पहले ही आप में रुचि खो दूं। जू हाओ बातचीत के मूल सिद्धांतों से भलीभांति परिचित थे। आसमान की ख्वाहिश करो, फिर कम में ही संतोष कर लो। पहले तो उसने निर्दयतापूर्वक उसे निराशा के अथाह गड्ढे में धकेल दिया। फिर उसने उसे निराशा से बाहर निकाला और उसे आशा की एक छोटी सी किरण दी। उन्हें विश्वास था कि मो बिंगयुन उनसे जल्द छुटकारा पाने के लिए अच्छा सहयोग करेगी और एक सहयोगी गुलाम खेल को और भी रोचक बना देगा। आशा के अनुसार मो बिंगयुन धीरे धीरे निराशा से बाहर निकलने लगी। 7 तस्वीरें देखना उम्मीद न होने और यह न जानने से कहीं अधिक स्वीकार्य था कि जू हाओ कब तक उसे अपने वश में रख पाएगा। अगर वह अच्छा प्रदर्शन करती तो सजा कम होने की भी संभावना थी। खुद को संभालते हुए मो बिंगयुन ने संभल कर ठंडे लहजे में पूछा, ठीक है, मैं इससे सहमत हो सकता हूँ, लेकिन मैं आप पर अपने वादे को निभाने के लिए कैसे भरोसा करूँ? मैं अपने चरित्र की गारंटी देता हूँ। जू हाओ ने एक ऐसे व्यक्ति से चरित्र की गारंटी देने की पेशकश की जिसका कोई चरित्र नहीं था।
अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, है ना? इसलिए बेहतर होगा कि आप मुझ पर विश्वास करें और प्रार्थना करें कि मैं अपना वादा निभाऊं। मो बिंगजुन की भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं। उसे जू हाओ के चरित्र पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, लेकिन जैसा कि जू हाओ ने कहा, उस पर विश्वास करने के अलावा उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। ठीक है, हमने पेट भर खाना खा लिया है, चलिए पहले टहलने चलते हैं ताकि खाना पच जाए। जू हाओ ने आलस से अंगड़ाई ली और मो बिंगजुन को आंख मारी। आज रात खेल का खूब आनंद लें। मो बिंगजुन का दिमाग पूरी तरह से उलझन में था। जू हाओ को बाहर जाते देख उसके पास उसके पीछे जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब वे एक मोड़ से गुजरे, जू हाओ ने एक नजर डाली, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। भोजन के दौरान इस नन्हे नायक ने भावनात्मक रूप से काफी योगदान दिया था। हालांकि मो फैंग को केवल मो बिंगजुन ने गोद लिया था, लेकिन मो फैंग को ये बात पता नहीं थी। वह भी यही मानता था कि मो बिंगजुन उसकी जैविक मां है। ये तो और भी दिलचस्प था। जब ये दूसरों के साथ होता था तो ये दिलचस्प लगता था, लेकिन जब यह उसके आसपास होता था तो अच्छा नहीं लगता था। उदाहरण के तौर पर उनकी दो बेटियों जू होंगजुंग और जू फेयान को ही ले लीजिए। उसे नहीं पता था कि वे जैविक रूप से एक दूसरे के बच्चे नहीं थे और वह उनमें से किसी को भी जाने नहीं देगा। लेकिन उनकी बेटियों को इस बारे में पता नहीं था। हालांकि उनके रिश्ते में कुछ खटास आ गई थी, फिर भी वे उस रिश्ते से बंधे हुए थे। अपने बगल में मो बिंगजुन को देखकर उसने तुरंत अपना हाथ उसकी कमर में डाल दिया। उसे अपनी कमर पर हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। मो बिंगजुन कांप उठी। विपरीत लिंग के साथ बातचीत करना, उसने उनसे कभी बातचीत नहीं की थी। बात करते समय भी वह एक निश्चित दूरी बनाए रखती थी, लेकिन अब वह एक पुरुष की बाहों में थी। मो बिंगजुन के पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति संघर्ष करने की थी और वह भेड़िए से बचाव के लिए अपनी जांघों पर लात मारने की भी सोच रही थी। लेकिन जब उसने जू हाओ के हाथों में मौजूद तस्वीरों के बारे में सोचा, उसने तुरंत खुद को रोक लिया। 7 बार वादा करने के बाद भी जू हाओ को अपने वचन से मुकरने से रोकने के लिए वह उसे नाराज नहीं कर सकती थी और उसे यथासंभव सहयोग करना था। उसकी विनम्रता देखकर जू हाओ मुस्कुराया। बर्फीले पहाड़ पर खड़ी यह महिला जज अपने किरदार में ढलने लगी थी। जू हाओ और मो बिंगजुन चले गए। मो फैंग कोने से बाहर निकल आया। उसकी छोटी मुट्ठियां कसकर भींची हुई थी, उसकी आंखों में नफरत भरी हुई थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई अपनी मां को इस तरह धमकाने की? उसने कसम खाए, वह निश्चित रूप से जू हाओ को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। और उनमें वह आत्मविश्वास था। पुनर्जन्म से प्राप्त उनकी स्वर्णिम उंगली ने उन्हें शेयर बाजार के रुझानों को देखने की क्षमता प्रदान की। तो क्या हुआ अगर जू हाओ की संपत्ति अब सैकड़ों अरबों डॉलर की है? वह 100 अरब या यहाँ तक कि 1 खरब अरब का मालिक बनने में बस कुछ ही समय बाकी था। जब तक उसके पास मूलधन था, वह शेयर बाजार में निवेश करके जल्दी पैसा कमा सकता था। एक दिन वह जू हाओ को अपने पैरों तले रौंदने में सक्षम होगा। अहम बात यह थी कि जू हाओ को परिपक्व होने का मौका मिलने से पहले ही वह अपनी मां के पीछे पड़ गया था। ये सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात थी। मो फैंग इतना उदास था कि उसे खून की उल्टी हो सकती थी। उनका पुनर्जन्म पहले से ही एक भयानक शुरुआत थी। वह एक 8 साल के बच्चे के शरीर में था जिसके पास पैसा कमाने की अद्भुत क्षमता तो थी, लेकिन स्टॉक ट्रेडिंग करने का कोई सिद्धांत नहीं था। उसके पास खजाने का पहाड़ था, लेकिन वह उसका इस्तेमाल नहीं कर सका। उसकी मां को पुरुषों से डर लगता था और उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। और एक खलनायक उसकी मां को बुरी नजरों से देख रहा था। जू हाओ की कुल संपत्ति के आधार पर उसे अपने विकास के बाद के चरणों में कम से कम एक प्रमुख खलनायक होना चाहिए। पुनर्जन्म के तुरंत बाद उसकी मुलाकात उससे कैसे हुई? वह आखिर इस खेल को खेलता कैसे? मो फैंग का चेहरा गंभीर था और वह अपने छोटे छोटे पैरों से उनके पीछे पीछे चलने लगा। उनकी मां और जू हाओ के बीच पहले ही समझौता हो चुका था। उन्हें जाकर उन्हें रोकना ही था। उसने तुरंत खुद को प्रकट करने और उन्हें बाधित करने के बारे में सोचा था, लेकिन ये कोई समाधान नहीं था। सारी शक्ति अभी भी जू हाओ के हाथ में थी। पहले दिन से बचने से उसे 15वें दिन से बचने में मदद नहीं मिलेगी। वह भी अपनी मां को धमकी देता रहेगा। वह इस बारे में सोच रहा था कि क्या वह और अधिक जानकारी जुटा सकता है। वह अपनी मां पर जू हाओ के प्रभाव को खत्म करना चाहता था। हालांकि यह एक तरह का दिवास्वप्न ही था, लेकिन मो फैंग फिर भी कोशिश करना चाहता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे कोई उपयोगी जानकारी मिली या नहीं। जब जू हाओ अपनी मां पर हमला करने वाला हो, तब उसे रोकने के लिए कूद पड़ना अभी भी बहुत देर नहीं होगी। होटल छोड़ने के बाद जू हाओ मो बिंगजुन को पास ही स्थित नदी किनारे टहलने के लिए ले गया। यहाँ रोशनी कम थी और ज्यादा लोग नहीं थे, इससे कोई सनसनी नहीं फैलेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि पास ही में एक लव होटल था। बिल्कुल, चलते समय जू हाओ भी निष्क्रिय नहीं था। उनकी फिल्म में एक ऐसी महिला मुख्य किरदार थी जिसे पुरुषों से डर लगता था, एंड्रोफोबिया, और उनका मुख्य पात्र बेटा उनके पीछे पीछे चल रहा था। जू हाओ भावनात्मक मूल्य हासिल करने के इतने अच्छे अवसर को कैसे गंवा सकता था? बर्फीले पहाड़ पर बैठी महिला जज की पतली कमर को महसूस करते हुए, उसने सिस्टम में लगातार दिखाई देने वाले भावनात्मक मूल्य संबंधी संकेतों को देखा। जू हाओ बहुत सहज महसूस कर रहा था। उन्हें नहीं पता था कि आज रात कौन सा कार्यक्रम होने वाला है, लेकिन अचानक नदी पर एक रंगीन चमकदार रोशनी जगमगा उठी। वे दोनों देखने के लिए एक कुर्सी पर बैठ गए। खूबसूरत रात्रि दृश्य का आनंद ले रहे हैं।